भागना। येहुआन ने कोई उत्तर नहीं दिया और जाने के लिए पीछे मुड़ा। उन्होंने जो इस्तेमाल किया वह शैटरिंग क्लाउड सेक्ट की लेवल 10 मार्शल आर्ट फ्लोटिंग बॉडी तकनीक थी। येहुआन ने फ्लोटिंग बॉडी तकनीक सीखने के लिए 100 से अधिक भक्षण बिंदु खर्च किए। सीख कर भागा जैसे तैर रहा हो। उन्होंने जमीन को छूने के लिए केवल अपने पैर की नोक का इस्तेमाल किया और उनकी गति बहुत तेज थी। इस बार येहुआन भागने के लिए कृतसंकल्प था, क्योंकि वह जानता था कि यदि ओ यांगमिंग का उसके प्रति कोई गलत इरादा होगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इसलिए पहले दौड़ना बेहतर था। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा और कुछ कदम दौड़ा, उसके सामने एक छाया दिखाई दी। यह ओ यांगमिंग था, सियान सेरेन पाम। येहुआन चौंक गया और जल्दी से अपनी हथेली से बाहर निकल गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि समान रैंक का कोई भी व्यक्ति उनकी पूरी ताकत वाली हथेली का सामना नहीं कर सकता। हालांकि ओयांगमिंग, जो उसके सामने था, ने ब्लॉक या चकमा नहीं दिया। येहुआन की हथेली सीधे उसके कंधे पर लगी। धमाका। येहुआन की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत बिखर गई और गायब हो गई। ये कैसे संभव है? येहुआन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ओयांगमिंग के शरीर के संपर्क में आने पर उनकी आध्यात्मिक शक्ति अचानक क्यों फैल गई? अगले ही पल उसके मन में अचानक एक विचार कौंध गया। सच्ची आत्मा रक्षा। ओयांगमिंग ने जो इस्तेमाल किया वह आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, बल्कि उसकी सच्ची भावना थी। यह ओयांगमिंग वास्तव में एक सच्चे आत्मा क्षेत्र का पावर हाउस था। छोटे भाई, क्या आप जानते हैं कि मैं अब किस रैंक का हूँ? तुम चिंता मत करो, मेरा तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। अगर मैं वास्तव में तुम्हें मारना चाहता तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। उद्धरण चिन्ह। ओयांगमिंग मुस्कुराया। इस समय येहुआन का दिल ठंडा हो गया। उन्हें लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में एक सच्चे आत्मा क्षेत्र के बिजली घर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि ओयांगमिंग के शब्दों ने उसे शांत कर दिया। दरअसल अगर ओयांगमिंग उसे मारना चाहता और उसका खजाना चुराना चाहता तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। खड़ा होकर हथेली न लेता। सर ओयांगमिंग, मैंने आपको नाराज कर दिया है, कृपया मुझे क्षमा करें। येहुआन ने तुरंत अपने हाथ पकड़ लिए। ये ठीक है, मैं लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में आया क्योंकि मैं कुछ जांच कर रहा हूँ। मैंने देखा कि आपके पास तीरंदाजी का महान कौशल है, इसलिए मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। चिंता न करें, एक बार यह पूरा हो जाने पर मैं आपको 3 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल दूंगा। ओयांगमिंग फिर मुस्कुराया। आपको सचमुच मेरी मदद की जरूरत है, येहुआन ने अपने दिल में सोचा, लेकिन अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया। निम्न श्रेणी के क्रिस्टल। ये वास्तव में एक निम्न श्रेणी का क्रिस्टल था। एक घटिया क्रिस्टल की कीमत 10 लाख टन चांदी थी और एक निम्न श्रेणी के क्रिस्टल की कीमत एक घटिया क्रिस्टल से 100 गुना अधिक थी, जो 100 मिलियन टन चांदी थी। 3 गोलियों का मतलब 300 मिलियन था। इस शाही निरीक्षक को किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा कि वह 300 मिलियन मांगेगा? क्या वह बहुत अमीर नहीं था? मुझे डर है कि यह बहुत खतरनाक होगा, है ना? येहुआन ने अपनी लार निगल ली और पूछा। कीमत जितनी अधिक होगी, मिशन उतना ही खतरनाक होगा। आखिरकार ओयांगमिंग सच्चे आत्मा क्षेत्र में था। अगर वह भी इसे संभाल नहीं सका तो निश्चित रूप से यह बहुत परेशानी भरा होगा। खतरा होगा, लेकिन तुम मेरे साथ ठीक हो जाओगे। मुझे बस एक सहायक की आवश्यकता है, ओयांगमिंग ने कहा। येहुआन अभी भी थोड़ा झिझक रहा था। वह यहाँ केवल एक मिशन पूरा करने के लिए आया था, लेकिन 3 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल बहुत आकर्षक थे। वे उसका काफी समय बचा सके। किसी को यह जानना होगा कि फ्लेम अजगर को मारने का उसका मिशन केवल 1500 अंक का था। इस मिशन का इनाम फ्लेम अजगर को मारने के इनाम से 20 गुना अधिक था। सर ओयांग, क्या आप अधिक विशिष्ट हो सकते हैं? येहुआन अभी भी थोड़ा चिंतित था। जरूर, आप पहले इन लाशों को साफ कर सकते हैं, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। ओयांगमिंग ने लाशों पर नजर डाली। येहुआन का दिल कांप उठा। निश्चित रूप से ओयांगमिंग को पता था कि उसके पास एक इंटरस्पेशियल रिंग है। चूंकि यही मामला था, येहुआन ने अब इसे छिपाया नहीं। उनकी ताकत बुरी नहीं थी, लेकिन एक सच्चे आत्मा क्षेत्र के पावर हाउस के सामने, जिसने मार्शल आर्ट को पार कर लिया था, यह उल्लेख के लायक नहीं था। भले ही ओयांगमिंग यहाँ खड़ा हो और उसे एक दिन तक पीटने दे, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। आखिरकार सच्ची आत्मा की रक्षा को आध्यात्मिक शक्ति से नहीं तोड़ा जा सकता था। येहुआन ने जमीन पर मौजूद सभी लाशों को निगल लिया, फिर ओयांगमिंग के साथ चला गया। हालांकि ओयांगमिंग भी हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि येहुआन की इंटरस्पेशियल रिंग के अंदर की जगह इतनी बड़ी थी कि इसमें 40 से अधिक राक्षसी जानवर जमा हो सकते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि येहुआन को यह संयोग से मिल गया होगा। इन 40 आसुरी जानवरों की कीमत करीब 30 लाख टन चांदी थी। येहुआन में भी काफी सुधार हुआ था। उसके बाद वह ओयांगमिंग के साथ चला गया और एक शांत जगह पर रुक गया। येहुआन, क्या आपने सुना है कि कुछ राक्षसी भेड़िए जिनके गले में क्रिस्टल लटके हुए हैं, हाल ही में लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं के आसपास घूम रहे हैं? बैठने के बाद ओयांगमिंग ने पूछा। हाँ, येहुआन ने सिर हिलाया। यह एक ऐसा मामला था जो बहुत समय पहले हुआ था। जब वह पहली बार ज़ू किंग से मिला तो वह एक राक्षसी भेड़िए का पीछा कर रही थी। मैं आपको बता दूं, ये वास्तव में किसी के द्वारा किया गया था। उसने लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में बड़ी संख्या में मार्शल कलाकारों को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर राक्षसी भेड़ियों के गले में क्रिस्टल लटका दिए। ओयांगमिंग ने समझाया। बड़ी संख्या में मार्शल कलाकारों को आकर्षित करें? क्यों? येहुआन हैरान था। क्योंकि उसे बड़ी संख्या में मानव लाशों की जरूरत थी। इस दौरान हर रात बड़ी संख्या में राक्षसी जानवर इंसानों का शिकार करने निकलते थे। फिर वे लाशों को लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं की गहराई में एक घाटी में खींच लेंगे। मुझे संयोग से वह घाटी मिल गई। जब मुझे यह मिला तो वहां पहले से ही 10,000 से अधिक मानव लाशें थीं। ओयांगमिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। ये सुनने के बाद येहुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन काम गया। 10,000 से ज्यादा इंसानी लाशें। ये क्या ऐसा हो सकता है कि कोई राक्षसी तकनीक विकसित कर रहा हो? येहुआन ने धुंधला कर दिया। हो सकता है, लेकिन मैंने इसकी स्पष्ट रूप से जांच नहीं की है। अगर मैं जांच करना चाहता हूं तो मुझे घाटी के नीचे चढ़ना होगा। हालांकि घाटी के ऊपर बड़ी संख्या में पक्षी प्रकार के राक्षसी जानवर मंडरा रहे होंगे, इसलिए मुझे आकाश में राक्षसी जानवरों को साफ करने में मदद करने के लिए किसी की आवश्यकता है। आपकी तीरंदाजी उत्कृष्ट है, शायद आप मुझे सुरक्षित रूप से घाटी तक उतरने में मदद कर सकें। ओयांगमिंग जारी रखा। वह बहुत भाग्यशाली था कि रास्ते में उसकी मुलाकात येहुआन से हुई, अन्यथा उसे एक मार्शल कलाकार को खोजने के लिए शहर वापस जाना होगा जो तीरंदाजी में कुशल था। मैं देख रहा हूँ। अब येहुआन को मामले की बारीकियां समझ में आ गईं।
किसी ने मार्शल कलाकारों को लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं की ओर आकर्षित करने के लिए बड़ी संख्या में नकली क्रिस्टल का उपयोग किया, फिर एक राक्षसी तकनीक विकसित करने के लिए मानव लाशों को एकत्र किया। लेकिन ये व्यक्ति राक्षसी जानवरों को क्यों नियंत्रित कर सकता है? ये हुआन को अचानक ये सवाल सूझा। वास्तव में मुझे पूरा यकीन नहीं है। इसका संबंध सैकड़ों साल पहले की किसी ताकत से हो सकता है। उस बल को बीस्ट गॉड संप्रदाय कहा जाता था। वे राक्षसी जानवरों को नियंत्रित कर सकते थे और अपने चरम पर वे एक राजवंश के खिलाफ भी संघर्ष कर सकते थे। ओ यांगमिंग ने उत्तर दिया। क्या एक ऐसी ताकत जो एक राजवंश के खिलाफ लड़ सकती है? उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने कहा। वह अब नौसिखिया नहीं था जिसने अभी अभी दूसरी दुनिया में प्रवेश किया था। इस दौरान उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी थीं। इस समय वह गहन सूर्य साम्राज्य नामक देश में थे। इस साम्राज्य को 16 काउंटियों में विभाजित किया गया था और उसके पैरों के नीचे वाले साम्राज्य को साउथ फॉरेस्ट काउंटी कहा जाता था। साम्राज्यों को 20 स्तरों में विभाजित किया गया था। गहन सूर्य साम्राज्य एक निम्न स्तरीय साम्राज्य था और इसके ऊपर मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय साम्राज्य थे। इस क्षेत्र में सैकड़ों साम्राज्य थे, लेकिन केवल 4 राजवंश थे। भले ही 10 उच्च श्रेणी के साम्राज्य एक साथ काम करते हों, फिर भी वे किसी राजवंश के समकक्ष नहीं हो सकते। हालांकि सैकड़ों साल पहले वास्तव में एक ऐसी ताकत थी जो एक राजवंश से लड़ सकती थी। कितना शक्तिशाली था? सर ओआंग, यदि जानवर भगवान संप्रदाय इतना शक्तिशाली था तो इसे नष्ट क्यों किया गया? ये हुआन ने उत्सुकता से पूछा। जानवर भगवान संप्रदाय तेजी से विकसित हुआ। इसके बढ़ने के बाद ये कुछ ही दशकों में एक उच्च श्रेणी के साम्राज्य के स्तर पर पहुंच गया। 100 साल बाद यह एक राजवंश से मुकाबला कर सका। पूर्वी क्षेत्र के 4 राजवंशों को डर था कि यह बढ़ता रहेगा, इसलिए वे इसे नष्ट करने के लिए सेना में शामिल हो गए। हालांकि उन्होंने इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गहन सूर्य साम्राज्य में बीस्ट गॉड संप्रदाय के अवशेष होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन जानकारी को पचाने के लिए कुछ सेकंड के लिए चुप था। लंबे समय के बाद उन्होंने आगे कहा, तो आप कह रहे हैं कि जानवर भगवान धर्म के नष्ट होने के बाद बचे हुए कुछ लोग गहरे सूर्य साम्राज्य में भाग गए और छिप गए। हाँ, इसलिए इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। यदि यह वास्तव में बीस्ट गॉड संप्रदाय के अवशेष हैं तो उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। अन्यथा गहन सूर्य साम्राज्य पर राक्षसी जानवरों के एक समूह द्वारा हमला किया जाएगा। जब वह समय आएगा तो पूरा साम्राज्य दुख तकलीफों में डूब जाएगा। ओ यांगमिंग ने सिर हिलाया। ये हुआन भी इस मामले की गंभीरता को समझते थे, लेकिन वह अभी भी थोड़ा झिझक रहे थे। सर ओआंग, उन राक्षसी जानवरों के स्तर क्या हैं? क्या 10वीं रैंक के राक्षसी जानवर हो सकते हैं? ये हुआन ने डरते डरते पूछा। हालांकि वह अब 9वीं रैंक के राक्षसी जानवरों से निपट सकता था। वे मार्शल पद की 10वीं रैंक में एक मार्शल कलाकार के बराबर थे। यदि कोई था तो वह 1 या 2 से निपटने में सक्षम हो सकता है। यदि 2 या राक्षसी जानवरों का एक समूह होता तो वह समाप्त हो जाता। चिंता मत करो, ये घाटी 16वीं पर्वत श्रृंखला में है, वहाँ कोई 10वीं श्रेणी का राक्षसी जानवर नहीं होगा। ओ यांगमिंग ने उत्तर दिया। यह अच्छा है। ये हुआन ने राहत की सांस ली। यदि ये केवल कक्षा 9 का राक्षसी जानवर होता तो वह इसे हरा नहीं पाता। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर अंत में सिर हिलाया और सहमत हो गया। ठीक है, मैं मदद करने को तैयार हूँ। उसने ओ यांगमिंग को आकाश में 9वीं रैंक के राक्षसी जानवरों पर हमला करने में केवल मदद की, लेकिन उसे 300 मिलियन टन चांदी मिल सकी। ये सौदा निश्चित रूप से इसके लायक था। हालांकि क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? ठीक है, धन्यवाद छोटे भाई। मैंने पहले वादा किया था कि जब तक आप मेरी मदद करेंगे मैं इनाम के तौर पर 3 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर निकालूंगा। जैसे ही ओ यांगमिंग ने बात की, उसके हाथ में अचानक एक सुनहरा धनुष दिखाई दिया। उन्होंने इसे ये हुआन को सौंप दिया और कहा, ये गोल्डन ईगल बो एक लो ग्रेड स्पिरिट टूल है। पहले इसका उपयोग करें और काम पूरा होने के बाद इसे मुझे लौटा दें। शायद आप इसे इनाम के तौर पर भी ले सकते हैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, ये हुआन ने हवा का झोंका जोर से चूस लिया। तारांकन सी के गश्ती निरीक्षक वास्तव में अलग था। उनका पहला कदम एक आध्यात्मिक हथियार था। हालांकि धनुष जैसे हथियारों का इस्तेमाल शायद ही कभी किया जाता था, इसलिए आत्मा के हथियार बहुत महंगे नहीं थे, लेकिन उनका मूल्य निश्चित रूप से 300 मिलियन से अधिक था। इसलिए ये हुआन ने पहले ही इस गोल्डन ईगल बो को लेने का निर्णय ले लिया था। टीएस एक और आध्यात्मिक हथियार। जब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होती है तो मैं इसे सीधे निगल सकता हूँ। ये 3 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी है। ये हुआन ने गोल्डन ईगल बो लिया और गुप्त रूप से प्रसन्न हुआ। उस दिन लू बुबिंग ने अपनी ताकत को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए कोल्ड लाइट डैगर पर भरोसा किया। हालांकि आज ये हुआन को भी एक प्राप्त हुआ। इस गोल्डन ईगल बो के साथ भले ही उसे 10वीं रैंक के राक्षसी जानवर का सामना करना पड़े, उसे आत्मविश्वास होगा। 10वीं रैंक के राक्षसी जानवर का तो जिक्र ही नहीं, भले ही वह हवाई जहाज ही क्यों न हो, वह उसे मार गिराने में सक्षम होगा। मास्टर ओ यांगमिंग, चिंता मत करो, मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगा। ये हुआन ने गंभीरता से कहा। वह महसूस कर सकता था कि उसके हाथ में इस गोल्डन ईगल धनुष का उपयोग पहले नहीं किया गया था। इसे सिर्फ बनाया जाना चाहिए था। ये वास्तव में उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। मम्मा, ओ यांगमिंग ने ये हुआन की ओर देखा और एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। फिर उन्होंने कहा, आज मेरी किस्मत खराब नहीं है, वास्तव में आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलना। यह मामला खत्म होने के बाद मैं आपको एक महान अवसर दूंगा। महान अवसर? ये सुनकर ये हुआन की आंखें प्रकाश की 2 किरणें फोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या ऐसा हो सकता है कि ओ यांगमिंग उसे गहन सूर्य साम्राज्य में एक अधिकारी बनने की सिफारिश करना चाहता था? अपनी योग्यता के साथ उसे कम से कम एक बड़े शहर का सिटी लॉर्ड बनने में सक्षम होना चाहिए, है ना? बहुत धन्यवाद मास्टर ओ यांगमिंग। हम कब निकलते हैं? ये हुआन पहले से ही कुछ हद तक अधीर था। जब तक वह कार्य पूरा करता है, ये गोल्डन ईगल बो उसका होगा। तब वह गहन सूर्य साम्राज्य में एक अधिकारी भी बन सकता था। बस यही सोचकर वह उत्तेजित हो गया। एक उच्च पद के साथ वह जल्दी से पैसा कमा सकता था, जल्दी से स्तर बढ़ा सकता था और फिर साम्राज्य द्वारा मूल्यवान हो सकता था। यह एक अंतहीन चक्र था। इस मामले में देरी नहीं होनी चाहिए, चलो अब चलते हैं। ओ यांगमिंग अचानक उठ खड़ा हुआ। ठीक है, ये हुआन खड़ा हुआ और गंभीरता से सिर हिलाया। उसके बाद वे दोनों गहराई की ओर भागे। रास्ते में ओयांगमिंग भी बेहद हैरान था, क्योंकि उसे पता चला कि ये हुआन की काया बेहद मजबूत थी। उनकी विस्फोटक गति मार्शल दाव के 10वें स्तर पर एक मार्शल कलाकार से थोड़ी भी कम नहीं थी। जैसा कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, उसकी योग्यता संभवतः फैन जून से भी अधिक है।
अगर मैं उसे भर्ती कर सकता हूं तो वह मेरी टीम में एक शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड होगा। इस प्रतियोगिता में वह निश्चित रूप से दुनिया को आश्चर्यचकित करेगा। वांग मिंग ने मन ही मन सोचा। अल्पविराम ये हुआन और ओउ यांगमिंग की गति बहुत तेज थी। आधे दिन से भी कम समय में उन्होंने लियान्यून की 16वीं पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया। फिर ओउ यांगमिंग के नेतृत्व में ये हुआन ने अंततः घाटी को देखा। इससे पहले कि वह करीब आता उसे एक मछली जैसी गंध महसूस हुई जिससे उसे लगभग उल्टी हो गई। बहुत घृणित बकवास। ये हुआन ने जल्दी से अपनी नाक ढक ली। फिर भी वह अभी भी असहज महसूस कर रहा था। ये हुआन घाटी को देखो। ओउ यांगमिंग चट्टान के किनारे तक चला गया और कहा। ये हुआन ने पीछा किया। फिर वह लड़खड़ा गया और लगभग चट्टान से गिर गया। घाटी के निचले भाग में अनगिनत मानव अंग ढेर थे। जहां तक नजर जा सकती थी उनका खून दूर एक गुफा में बह गया। जानवर देवता संप्रदाय के अवशेष उस गुफा में होने चाहिए, लेकिन ये चट्टान बहुत ऊंची है और इस पर चढ़ना मुश्किल है। क्षेत्र में राक्षसी जानवर भी गश्त कर रहे हैं, इसलिए मैं केवल आपकी मदद से नीचे तक पहुंच सकता हूं। ओउ यांगमिंग ने अचानक भौहें सिकोड़ ली और अपना सिर घुमा लिया। वे गश्त करने वाले राक्षसी जानवर यहाँ हैं। ये हुआन, उनका ख्याल रखना। ये हुआन ने ओउ यांगमिंग की नज़र का अनुसरण किया। दरअसल पक्षी प्रकार के राक्षसी जानवरों का एक समूह दूर से उड़ रहा था। पैमाना वैसा ही था जैसा उन्हें पहले मिला था। ये हुआन ने पहले हाई ग्रेड मॉडल हथियार का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उसके हाथ में गोल्डन ईगल धनुष एक आत्मा हथियार था। ये किसी की आध्यात्मिक शक्ति की ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। वे यहाँ हैं, मैं तुम्हें अपने वर्तमान हमले का स्वाद चखने दूंगा। ये हुआन की आंखें चमक उठीं और उसने अचानक गोल्डन ईगल बो खींच लिया। एक आत्मा हथियार वास्तव में एक आत्मा हथियार था। ये हुआन 220 ब्लेडलाइन के साथ भी गोल्डन ईगल बो को पूरी तरह से आकर्षित नहीं कर सका, लेकिन इतना ही काफी था। हुश, एक ठंडी रोशनी निकली और तुरंत 9 किरणों में विभाजित हो गई जो राक्षसी जानवरों के समूह में फैल गईं। फिर कुछ राक्षसी जानवर गिर गए। इतना शक्तिशाली आध्यात्मिक तीरों की गति और आकार दोगुना हो गया है। ये हुआन अपनी खुशी छिपा नहीं सका क्योंकि उसने एक और अराजक स्टार एरो शूट किया। इस बार उसने वास्तव में 9वीं रैंक के राक्षसी जानवर को मार गिराया। उनमें से 2 को एक तीर से मार डाला। पहले उसके हमले राक्षसी जानवरों के शरीर को भेदने में सक्षम थे, लेकिन इस बार उसके हमले उन्हें भेदने में सक्षम थे। यही फर्क था उनमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुआन थोड़ा उत्साहित था क्योंकि वह लगातार धनुष की डोरी तोड़ रहा था। हालांकि चौथे दौर के हमलों के बाद आकाश में सभी राक्षसी जानवर आकाश से गिर गए। गोल्डन ईगल बो द्वारा बढ़ाया गया अराजक सितारा तीर बेहद शक्तिशाली था। तीर का बल सीधे राक्षसी जानवरों के शरीर में घुस गया। जब तक आसुरी दरिंदों के पंख घायल होते वे इतनी दूर से गिरते। भले ही वे नहीं मरे, फिर भी वे गंभीर रूप से घायल होंगे। ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। चूंकि अभी भी दिन का समय है, मैं अब नीचे जाऊंगा। अगर कोई राक्षसी जानवर है तो मैं आप पर भरोसा करूंगा। वांग मिंग ने ये हुआन से कहा। सर वांग, चिंता मत करो, ये हुआन ने गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा। चूंकि उन्होंने गोल्डन ईगल बो स्वीकार कर लिया था, इसलिए उन्हें इसे ठीक से करना पड़ा। एक भी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, तुम भी सावधान रहो, वांग मिंग ने सीधे चट्टान के किनारे तक चलते हुए कहा और धीरे धीरे नीचे चढ़ गया। जो राक्षसी जानवर गिरे वे उड़ नहीं सके, लेकिन ये हुआन उन्हें मारने और उन्हें निगलने के लिए नहीं गया। निश्चित रूप से वांग मिंग के नीचे जाने के आधे मिनट बाद राक्षसी जानवरों का एक और समूह आया। इसके अलावा वे घाटी के दूसरी ओर से उड़ गए। जैसे ही राक्षसी जानवरों का ये समूह वांग मिंग पर हमला करने वाला था, जो अभी नीचे के 5वें हिस्से पर चढ़ा था, ये हुआन ने अपनी चाल चली। 10 सेकंड से भी कम समय में राक्षसी जानवरों के इस समूह को ये हुआन ने मार गिराया और घाटी में गिर गया। अरे, ये लाशें अफसोस की बात हैं। ये हुआन असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। इस राक्षसी जानवरों के समूह को दूसरी तरफ से उड़ने के लिए किसने कहा? हालांकि ये हुआन के लिए सबसे अफसोसजनक बात यह थी कि वह मानव लाशों को नहीं खा सका। अन्यथा इस घाटी में हजारों लाशें उसके लिए सच्चे आत्मा क्षेत्र में घुसने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, है ना? ये चट्टान बहुत ऊंची थी। ये कम से कम 100 मीटर दूर था। ये हुआन विवरण के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे। वांग मिंग 2 मिनट से नीचे जा रहा था, लेकिन वह केवल आधा ही ऊपर था। हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। चट्टान बहुत सपाट थी और वांग मिंग को नीचे जाना जारी रखने के लिए अक्सर एक चढ़ाई बिंदु बनाना पड़ता था। ये हुआन चट्टान के किनारे पर पहरा दे रहा था और लगातार गश्त कर रहे राक्षस जानवरों को मार रहा था। अंततः ये हुआन द्वारा राक्षसी जानवरों की छठी लहर को मारने के बाद आकाश में एक स्लैश उड़ गया। स्लैश देखकर ये हुआन ने देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि ओउ यांगमिंग खड़ के नीचे तक पहुंच गया था और खून उसकी जांघों तक पहुंच गया था। ये हुआन, सावधान रहो, मैं अभी वापस आऊंगा, ओउ यांगमिंग चिल्लाया। ये हुआन ने सिर हिलाया। फिर ओउ यांगमिंग कूद गया और तेजी से कैटाकॉम्ब की ओर बढ़ने के लिए खून के समुद्र पर तैरती लाशों का इस्तेमाल किया। इस मौके का फायदा उठाते हुए ये हुआन भी दौड़ पड़े। अभी अभी उसने राक्षसी जानवरों की कुल 6 लहरों को मार डाला। उनमें से 2 खड्ड में गिर गए, जबकि अन्य 4 चट्टान पर थे। ये हुआन ने इन राक्षसी जानवरों को मारने और फिर उन्हें निगलने में कुछ समय बिताया। यह आय का एक अन्य स्रोत था। इस समय वह मार्शल पथ 9वें स्तर के मध्य चरण के बहुत करीब थे। इतने सारे राक्षसी जानवरों की लाशों को निगलने के बाद ये हुआन ने 100 बीस्ट ब्लड एसेंस स्लॉट में 260 से अधिक अंक प्राप्त किए। हालांकि 100 बीस्ट ब्लड एसेंस स्लॉट केवल पहले फ्यूजन के दौरान सबसे अधिक बढ़ा। निम्नलिखित 160 अंक ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन ये कुछ भी नहीं से बेहतर था। इस समय वह अपने हाथ में गोल्डन ईगल धनुष पकड़े हुए था। वह 18वीं पर्वत श्रृंखला पर जाना चाहता था, जहां 10वें स्तर के राक्षसी जानवर घूमते थे। ओउ यांगमिंग के प्रलय में प्रवेश करने के बाद आकाश में राक्षसी जानवरों की कई लहरें दिखाई दी। ये हुआन ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। उसने उन सभी को मार डाला और उन्हें खा गया। हालांकि जब राक्षसी जानवरों की चौथी लहर आई तो ये हुआन को भी एहसास हुआ कि आकाश धीरे धीरे काला हो रहा था। इसका मतलब यह था कि भेड़िया प्रकार के राक्षसी जानवर झुंड में मनुष्यों का शिकार करना शुरू कर देंगे और फिर लाशों को खड्ड में फेंक देंगे। मास्टर ओउ यांगमिंग आधे घंटे से वहां हैं, अभी भी कोई खबर क्यों नहीं है? क्या ये हो सकता है? ये हुआन ने मन में सोचा। उसने अपना हाथ उठाया और राक्षसी जानवरों को गोली मारकर हत्या कर दी। राक्षसी जानवरों की चौथी लहर पूरी तरह से नष्ट हो गई। हालांकि जैसे ही ये हुआन राक्षसी जानवरों को निगलने के आधे रास्ते में था, अचानक आकाश में एक पृथ्वी टूटने की आवाज गूंज उठी।
उसे ये ध्वनि आकाश में गूंज रही थी और अत्यंत तीव्र थी, यहाँ तक कि येहुआन ने भी अवचेतन रूप से अपने कान बंद कर लिए। क्या बकवास है, येहुआन ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जब उसने आकाश में एक काली छाया देखी तो उसका शरीर कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने कहा, एफ तारानकंसी के एक विमान आ रहा है। काली छाया बहुत बड़ी थी, ये पृथ्वी पर मौजूद विमानों से भी बड़ा था। चूंकि आकाश अभी तक पूरी तरह से अंधेरा नहीं था, येहुआन स्पष्ट रूप से देख पा रहा था कि यह काली छाया क्या थी। एक आरओसी, यह एक आरओसी है जो एक विमान से भी बड़ा है। हे भगवान, येहुआन अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सका। इस समय रॉक पहले ही खड़ के ऊपर आकाश में उड़ चुका था। फिर यह धीरे धीरे नीचे उतरा। बूम बूम बूम, खड़ से अचानक तेज आवाज आए। येहुआन जल्दी से चट्टान के किनारे पर देखने गया। उन्होंने नीचे दो आकृतियों को जमकर लड़ते हुए देखा। दोनों शख्सियतों ने लगभग 10 सेकंड तक लड़ाई लड़ी। दूसरी आकृति तेजी से आरओसी के पंजे पर कूद पड़ी। फिर आरओसी बढ़ने लगी। ये वास्तव में मास्टर ओ यांगमिंग नहीं है। येहुआन की आंखें सिकुड़ गईं। उन्हें एहसास हुआ कि रॉक के पंजे को पकड़ने वाली आकृति ओ यांगमिंग नहीं थी। ये बांस की टोपी वाला काले कपड़े वाला एक आदमी था। ऐसा लग रहा था कि काले रंग का यह आदमी बीस्ट गॉड संप्रदाय का जीवित सदस्य था। आप छोड़ना चाहते हैं? येहुआन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत गोल्डन ईगल बो खींचा और रॉक के पंजे पर एक अराजक स्टार एरो शूट किया। इस अराजक स्टार एरो को 9 भागों में विभाजित किया गया और काले कपड़े पहने व्यक्ति की ओर गोली मार दी गई। रॉक का पंजा पकड़े काले कपड़े वाले व्यक्ति को कुछ महसूस हुआ और उसने कैओटिक स्टार एरो को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। हालांकि एक ठंडी रोशनी अभी भी चमकती रही और उसकी बांस की टोपी में छेद कर दिया। बदबूदार लड़के, तुम मौत से प्रेमालाप कर रहे हो, काले रंग का आदमी चिल्लाया। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से येहुआन के साथ परेशानी की तलाश नहीं की। इस समय येहुआन को अंततः एहसास हुआ कि यह एक क्रूर व्यक्ति था जो ओ यांगमिंग से लड़ सकता था, जो सच्चे आत्मा क्षेत्र में था। इसके अलावा ये रॉक जो एक विमान से भी बड़ा था, एक आध्यात्मिक जानवर प्रतीत होता था। अभी अभी वह क्रोधी था और उसने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर दिया। क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा था? सौभाग्य से काले रंग का आदमी नीचे नहीं कूदा, अन्यथा येहुआन मुसीबत में पड़ जाएगा। येहुआन ने देखा कि विमान से भी बड़ा रॉक काले कपड़े पहने व्यक्ति को ले जा रहा था। कुछ ही समय बाद ओ यांगमिंग उसी तरह ऊपर चढ़ गया जैसे वह आया था। ये सही है, ये जानवर भगवान धर्म के अवशेष थे। इस बार मैं नीचे गया और उसके पुनरुत्थान समारोह में बाधा डाली। सौभाग्य से मैं समय पर पहुंच गया, अन्यथा चीजें परेशानी भरी होंगी, ओआंगमिंग ने कहा और जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया। उन्होंने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक गोली निकाली और अपनी चोटों का इलाज करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका रंग ठीक होने लगा और उसकी चोटें दब गईं। इस बार यह मेरी उम्मीदों से भी बाहर था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह राक्षसी कला की खेती नहीं कर रहा था, बल्कि समारोह की तैयारी कर रहा था। यदि मैं एक कदम धीमा होता तो वह एक सच्चे ऊर्जा सीमा दानव भेड़िए को पुनर्जीवित करने में सक्षम होता। ओआंगमिंग ने राहत की सांस ली। सच्ची ऊर्जा सीमा, ये सुनकर येहुआन का दिल कांप उठा। क्या ये सच्ची आत्मा सीमा से अधिक मजबूत सीमा नहीं है? इस बार ये सब आपका धन्यवाद है। यदि वह सफलतापूर्वक पुनर्जीवित हो गया तो मेरा गहन सूर्य साम्राज्य वास्तव में गहरी मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि मैं उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ, मैं साम्राज्य को इसकी रिपोर्ट करूंगा और विशेषज्ञों को जांच के लिए भेजूंगा। उद्धरण चिन्ह। हारने का कोई समय नहीं है, मुझे तुरंत शाही राजधानी के लिए निकलना होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जैसे ही ओआंगमिंग बोल रहे थे, उन्होंने अपनी यूनिवर्स रिंग से एक कमांड मेडल निकाला और इसे येहुआन को सौंप दिया। फिर उन्होंने आगे कहा, कुछ महीनों में गहन सूर्य सम्राट एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा और 25 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। मैं इस प्रतियोगिता में सबसे आगे रहा और सम्राट ने मुझे गश्ती दूत बनने के लिए चुना। इरादा हो तो नए साल के बाद इस कमांड मेडल के साथ साउथ फॉरेस्ट सिटी आएं। येहुआन ने टोकन लिया और उस पर नजर डाली। उस पर केवल 2 शब्द थे, ओआंग। तो ये वह महान भाग्य है जिसके बारे में ओआंगमिंग बात कर रहे थे। हालांकि यह येहुआन ने जो सोचा था उससे थोड़ा अलग था, ये केवल एक कदम अधिक था। जब तक वह इस प्रतियोगिता में आश्चर्यजनक प्रतिभा प्रदर्शित करता रहा, तब तक वह शाही दरबार के कुछ अधिकारियों या यहाँ तक कि सम्राट की नजरें खींचने में सक्षम हो सकता था। धन्यवाद लॉर्ड ओआंग। येहुआन ने तुरंत धन्यवाद दिया और टोकन अपने पास रख लिया। हालांकि इस समय जमीन अचानक हिलने लगी और यह और अधिक हिंसक होती जा रही थी। ओआंगमिंग का चेहरा बदल गया। अच्छा नहीं, उस काले कपड़े पहने आदमी ने आसपास के राक्षसी जानवरों को बुलाया होगा। आओ, मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। निश्चित रूप से जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूर से आकृतियों का एक काला समूह दिखाई दिया। राक्षसी जानवरों की भीड़। येहुआन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह मजबूत था, फिर भी सैकड़ों हजारों राक्षसी जानवरों का सामना करते वक्त उसे सतर्क रहना पड़ता था। उन्होंने तुरंत ओआंगमिंग का पीछा किया। एक सच्चे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ उसकी सुरक्षा अभी भी बहुत अधिक थी। इसके बाद येहुआन देखेंगे कि सच्चा आत्मा क्षेत्र कैसा था। दौड़ते समय ओआंगमिंग ने अचानक अपनी इंटरस्पेशियल रिंग से एक बड़ी कृपाण निकाली और अपने सामने राक्षसी जानवरों के समूह पर हमला कर दिया। वाह! एक विशाल स्लैश हवा में कट गया और तुरंत राक्षसी जानवरों के समूह में घुस गया, जिससे 1 दर्जन राक्षसी जानवर आधे में विभाजित हो गए। फिर यह एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। बूम! टूटे अनबुल गए हरोड़। इस विस्फोट ने सीधे तौर पर दर्जनों राक्षसी जानवरों को मार डाला। क्या यह एक सच्चे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति है? उसका हमला एक मिसाइल की तरह है, यह एक मानव निर्मित बमवर्षक की तरह है। येहुआन को अतुलनीय झटका लगा। अगर उनमें इतनी ताकत होती तो उनकी खेती की गति निश्चित रूप से शीर्ष स्तर की होती। हालांकि इस समय हजारों राक्षसी जानवर उनकी ओर भाग रहे थे, इसलिए उसने रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से ओआंगमिंग के साथ चला गया। ओआंगमिंग जैसे ट्रू स्पिरिट रियलम विशेषज्ञ के साथ येहुआन को हमला करने का मौका भी नहीं मिला। येहुआन ने मोटे तौर पर गणना की कि ओआंगमिंग ने रास्ते में कम से कम 3000 राक्षसी जानवरों को मार डाला था। राक्षसी जानवरों का ये समूह भी उनका पीछा कर रहा था, लेकिन उन्होंने लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में से उन दोनों का पीछा नहीं किया, इसलिए येहुआन को सुरक्षित माना जा सकता था। हालांकि जब येहुआन ने लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं को छोड़ा तो वह पहले से ही दिन का समय था। वे पूरी रात से दौड़ रहे थे। येहुआन, अब मेरे जाने का समय हो गया है। यदि आप प्रतियोगिता में रुचि रखते हैं तो आइए मुझे साउथ फॉरेस्ट सिटी में खोजें। लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं को छोड़ने के बाद ओआंगमिंग ने येहुआन से कहा, भगवान ओआंग, मैं जाऊंगा।
येहुआन ने सिर हिलाया। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था, तो वह कैसे नहीं जा सकता था। ठीक है, तो चलो यहाँ अलग हो जाएं। ओयांगमिंग की बात खत्म होने के बाद वह मुड़ा और चला गया। उसे तुरंत शाही राजधानी में शाही परिवार को रिपोर्ट करना पड़ा। पशु परमेश्वर संप्रदाय का एक अवशेष इतनी बड़ी राक्षसी पशु सेना की कमान संभालने में सक्षम था। यदि वे उठ खड़े होते तो पूरा रहस्यवादी सूर्य साम्राज्य संकट में पड़ जाता। सौभाग्य से काले कपड़े पहने हुए आदमी को बड़ा उपद्रव नहीं करना था, इसलिए उसने राक्षसी जानवरों को लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं से बाहर नहीं निकलने दिया। अन्यथा येहुआन और ओयांगमिंग को भागना होगा। ओयांगमिंग की दिवंगत आकृति को देखते हुए येहुआन थोड़ी देर के लिए चुप रहा। टीएस, रास्ते में बहुत सारी लाशें हैं, मैं उन्हें बर्बाद नहीं होने दे सकता। येहुआन ने अचानक एक मुस्कान प्रकट की, फिर उसने अचानक भक्षण अंतरिक्ष में स्वर्ग और पृथ्वी के सभी खजाने निकल लिए। डिंग, मेजबान मार्शल पथ 9वें चरण के मध्य चरण में पहुंच गया है। वह मूल रूप से टूटने से करोड़ों दूर था, लेकिन 100 मिलियन मूल्य के स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को निकलने के बाद वह सीधे टूट गया। तभी उसे वापस लौटने का भरोसा होता। आखिरकार कल रात 18 पर्वत श्रृंखलाओं से 10वें स्तर के राक्षसी जानवर उनका पीछा कर रहे थे। हालांकि उन लाशों की खातिर येहुआन को एक बार वापस लौटना पड़ा। उन लाशों की कीमत कम से कम 100 मिलियन थी। हालांकि जिस बात ने उसे असहाय महसूस कराया वह ये थी कि इस बार राक्षसी जानवरों की खोज का पैमाना बहुत बड़ा था और इसने कई मानव योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया। जब वह वापस लौटा तो उसने पहले से ही कई लोगों को राक्षसी जानवरों से सामग्री इकट्ठा करते देखा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं केवल अपना भेष बदल सकता हूं और उन्हें इकट्ठा कर सकता हूं। हताशा में येहुआन केवल काले कपड़ों के एक सेट में बदल सका। हालांकि दिन का उजाला था, वह ऐसा केवल इसलिए कर सकता था ताकि दूसरों को उसका रूप न देखने दे। काले कपड़ों के एक सेट में बदलने के बाद येहुआन ने केवल अपनी 2 आंखें प्रकट की। उसने जमीन पर लाशों को देखा और अचानक बाहर निकल गया। मुझे देखने दो कि क्या कोई मेरी गति को बनाए रख सकता है, येहुआन ने अपने दिल में सोचा और सीधे एक राक्षसी जानवर के पास गया। फिर उसने उसे निगल लिया। आसपास कुछ मानव योद्धा 9वें स्तर के राक्षसी जानवर की सामग्री एकत्र कर रहे थे। जब उन्होंने एक राक्षसी जानवर की लाश को गायब होते देखा तो वे दंग रह गए। बड़े भाई, क्या मैंने गलत देखा? लाश गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह। मेरी गांड गायब हो गई। ये निश्चित रूप से एक इंटरस्पेशियल रिंग है। मार डालो उसे, मार डालो। एक इंटरस्पेशियल रिंग, सबसे सस्ती, की कीमत कम से कम 10 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल हैं। मिल सके तो भविष्य में खून खराबे की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। मारना। एक पल में वे मानव योद्धा पागलों की तरह येहुआन की ओर दौड़े। तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? अपने पीछे की हलचल को महसूस करते हुए येहुआन अचानक पीछे मुड़ा और क्लाउड पेसिंग बो को बाहर निकाला। गोल्डन ईगल बो बहुत आकर्षक था, निकाल कर इस्तेमाल करता तो कुछ परेशानी जरूर होती। इसके अलावा इन योद्धाओं को मारने के लिए जो मार्शल पद के 8वें स्तर तक भी नहीं पहुंचे थे, क्या उन्हें आध्यात्मिक हथियार का उपयोग करने की आवश्यकता थी? इस बार येहुआन न केवल इन रक्तरेखाओं को निगलना चाहता था, बल्कि वह एक उदाहरण भी स्थापित करना चाहता था और उन लोगों को लुभाने के लिए खुद का इस्तेमाल करना चाहता था। यदि वे उसके बारे में कोई विचार रखने का साहस करते तो वह निर्दयतापूर्वक उन्हें मार डालता और उनकी संपत्ति लूट लेता। खूनी लड़ाई शुरू होने वाली थी। येहुआन की मध्य चरण 9वीं रियलम मार्शल पाथ खेती के साथ, उनके 100 बीस्ट विदलाइन और विनलेपर विदलाइन के साथ, वह निश्चित रूप से 10वीं रियलम मार्शल पाथ कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ सकते थे। लियान्युन की पूरी 18 पर्वत श्रृंखलाएं हंगामे में थी क्योंकि वहां हजारों राक्षसी जानवर 2 लोगों का पीछा कर रहे थे। फिर एक अंतरस्थानिक अंगूठी के साथ काले कपड़े पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ और राक्षसी जानवरों की लाशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काले रंग की अंतरस्थानिक अंगूठी वाला आदमी एक अथाह गड्ढे की तरह था जिसे भरा नहीं जा सकता था। आसुरी दरिंदों की लगभग सारी लाशें उसी ने इकट्ठी की थीं। केवल कुछ ही लोग भागने से पहले कुछ सामग्री इकट्ठा करने में कामयाब रहे। सबसे पहले अभी भी ऐसे लोग थे जो काले कपड़े पहने व्यक्ति पर हमला करना चाहते थे, लेकिन वे सभी उसके द्वारा मारे गए, जिनमें 9वें रियलम मार्शल पाथ के किसान भी शामिल थे। उसके बाद किसी ने भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल उसे राक्षसी जानवरों की लाशें इकट्ठा करते हुए देख सकते थे। फिर वह गायब हो गया। 3 दिन बाद लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं के एक कोने में येहुआन ने अपने काले कपड़े उतार दिए और अपने कपड़े खुद पहन लिए। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ प्रशिक्षण लेने आया हो। अगर किसी ने उसे देखा तो वे निश्चित रूप से उसे काले रंग के उस आदमी के साथ नहीं जोड़ेंगे जिसने लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में हंगामा किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास अंगूठी जैसा कुछ भी नहीं था। टीएस, इस बार कितनी बढ़िया फसल। केवल राक्षसी जानवरों की लाशों की कीमत 100 मिलियन से अधिक है। उन आत्मघाती लोगों के साथ मिलकर मैं जल्द ही आगे बढ़ने जा रहा हूँ। येहुआन गुप्त रूप से प्रसन्न था। इस बार उनकी फसल कम से कम 400 मिलियन टन चांदी थी, जिसमें से अधिकांश उन लालची कृषकों से आई थी। यहाँ तक कि उन्हें एक निम्न श्रेणी का क्रिस्टल भी मिला जिसकी कीमत 100 मिलियन टन चांदी थी। इतना ही नहीं, बल्कि इतने सारे राक्षसी जानवरों को निगलने के बाद उसका राक्षसी जानवर रक्तसार स्लॉट बहुत बढ़ गया था। अब उसका रक्तसार गिनती 500 प्रकार तक पहुंच गया था और उसकी काया फिर से सुधार हुई थी। अगर मैं गोल्डन ईगल बो को खा जाऊं तो मैं 9वें दायरे के मार्शल पद के शिखर तक पहुंच सकता हूं। हालांकि यदि मैं भक्षण प्रणाली से आध्यात्मिक कलाकृति धनुष का आदान प्रदान करना चाहता हूं तो मुझे 400 भक्षण बिंदुओं की आवश्यकता है। यह इसके लायक नहीं है। मैं इंतजार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। येहुआन ने प्रलोभन का विरोध किया और गोल्डन ईगल बो को नहीं खाया। हालांकि उन्हें एक महत्वपूर्ण समस्या थी। अब उसके पास 1000 से अधिक भक्षण बिंदु थे और 1300 से अधिक अंक थे, और पवन तेंदुए की वंशावली का मध्यवर्ती स्तर। वह झिझक रहा था कि क्या उसे विनसीकिंग तेंदुए की वंशावली को मध्यवर्ती स्तर तक बढ़ाने के लिए 1000 भक्षण बिंदु खर्च करने चाहिए। उस स्थिति में उसकी गति आसमान छू जाएगी और उसकी ताकत भी तदनुसार बढ़ जाएगी। उन्होंने लंबे समय तक इसके बारे में सोचा और आखिरकार इसे एक तरफ रखने का फैसला किया। आखिरकार यह मामला अत्यावश्यक नहीं था और इंडिवोर पॉइंट्स के लिए उसके पास अभी भी कुछ उपयोग था। प्रारंभ में वह राक्षसी जानवर के रक्तसार को इकट्ठा करने के लिए लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में कुछ समय बिताना चाहता था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं रह गई थी। उन्होंने तुरंत लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं को छोड़ दिया और गोवान युलान से मिलने के लिए तैयार हो गए। गोवान युलान अस्थायी रूप से लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं के बाहर एक छोटे से शहर में रहता था।
जब ये हुआन सराय में लौटा तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि छोटा भेड़िया शावक पहले ही एक पग के आकार का हो चुका था। वह कैसे संभव है? युलान, क्या हो रहा है? मैं केवल 7 दिनों के लिए गया हूँ, इतना बड़ा कैसे हो गया? उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ये पूछे बिना नहीं रह सका कि उसने किंग यू को कब देखा। मुझे भी नहीं पता, गुवान युलान ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। अवू, इस समय विस्पर, जो पहले से ही एक पग के आकार का था, बिस्तर से कूद गया और ये हुआन की तरफ भाग गया। उसने बेहद अंतरंग तरीके से ये हुआन के पैर पर अपना सिर रगड़ा। एफ तारांकन सीखे, क्या ये कुत्ता है या भेड़िया? क्या वे सभी आत्मा बन गए हैं? ये हुआन अवाक था, लेकिन वह जानता था कि यह राक्षसी जानवर विकास योजना का काम होना चाहिए। हालांकि यह अब ठंडे खून वाला जानवर नहीं था, फिर भी यह अच्छा था। इसका मतलब था कि इसकी बुद्धि बढ़ गई थी और यह गुवान युलान को अपने स्वामी के रूप में पहचान सकता था। यदि इसे अच्छी तरह से पाला गया तो यह भविष्य में एक आध्यात्मिक जानवर बन सकता है। ये हुआन किंग यू को ले गया और गुवान युलान से कहा, ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया है, चलो चलें। इन कुछ दिनों में गुवान युलान शायद ही कभी बाहर जाती थी, लेकिन उसने लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में क्या हुआ इसके बारे में सुना। उसने तुरंत पूछा, इन कुछ दिनों में लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाएं शांतिपूर्ण नहीं रही हैं। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। यदि यह 18 पर्वत श्रृंखलाओं के आकार का नहीं होता तो वह ये हुआन को खोजने गई होती। हाँ, मुझे लगता है कि यह मेरी वजह से है, चलो चलें, मैं तुम्हें रास्ते में और बताऊंगा। ये हुआन मुस्कुराया और किंग यू के साथ चला गया। चूंकि उनका काम खत्म हो चुका था, इसलिए उनके जाने का समय आ गया था। लियान्यून शहर लौटने से पहले उनका अगला पड़ाव 1000 गोल्ड सिटी था। रास्ते में ये हुआन ने गुवान युलान को बताया कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, जिसमें ऑन मिंग के साथ उसकी मुठभेड़ भी शामिल थी। गुवान युलान ने बड़ी दिलचस्पी से सुना। हालांकि जब उसने सुना कि ये हुआन मार्शल पद के 9वें चरण के मध्य चरण में पहुंच गया है तो वह अचानक निराश हो गई। ये हुआन की प्रतिभा उनसे बहुत आगे निकल गई। अगर वह ज्यादा मेहनत नहीं करती तो ये हुआन उसे पीछे छोड़ देता। जब वह समय आया तो वह ये हुआन को दोबारा नहीं देख पाएगी। कुछ दिनों के बाद वे अंततः 1000 गोल्ड सिटी पहुंचे। हालांकि शहर में प्रवेश करने से पहले उन्हें एक अजीब माहौल महसूस हुआ। 1000 गोल्ड सिटी के गेट पर इतने सारे गार्ड क्यों थे? जब वह पहले 1000 गोल्ड सिटी आया था तो गेट पर केवल 5 गार्ड थे। हालांकि अब 20 गार्ड थे। इसके अलावा हर कोई जो शहर छोड़ना चाहता था उसे गुजरने से पहले एक खोज से गुजरना पड़ा। वह क्यों था? मुझे लगता है कि कोई वांछित अपराधी है। ये हुआन ने बहुत ज्यादा नहीं सोचा और गुवान युलान के साथ चला गया। जो लोग शहर में दाखिल हुए उन्हें खोजने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये हुआन स्वाभाविक रूप से गेट तक चले गए। हालांकि जब उसने चारों ओर देखा तो वह चौंक गया। शहर के गेट के प्रवेश द्वार पर एक वांछित पोस्टर भी था। क्या आप अपराधी चाहते थे, ज़ू क्विंग किंग? ये हुआन पूरी तरह से स्तब्ध था। ज़ू क्विंग किंग 1000 गोल्ड सिटी में एक वांछित अपराधी क्यों था? इस वांटेड पोस्टर पर ड्राइंग एक युवा लड़की की थी। हालांकि ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये कुछ हद तक ज़ू क्विंग किंग के समान दिखती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किनारे पर ज़ू क्विंग किंग शब्द लिखे गए थे। अरे नहीं, ज़ू परिवार को कुछ हुआ। ये हुआन का चेहरा काला पड़ गया और उसने अपनी गति तेज कर दी। गुवान युलान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने नहीं पूछा और ये हुआन का पीछा किया। रुकना। इस समय गेट पर एक गार्ड चिल्लाया। ये हुआन के पैर रुक गए। उसने सोचा कि किंग यू के कारण ही गार्डों ने उसे नीचे बुलाया। हालांकि जब वह मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि गार्ड उन्हें नहीं बल्कि बांस की टोपी पहने एक आदमी बुला रहा था जो शहर छोड़ने वाला था। वहीं रुक जाओ। जब बांस टोपी वाले ने ये चिल्लाहट सुनी तो वह तुरंत अपनी पटरियों पर रुक गया। फिर उसने अचानक अपनी बाहों से एक कपड़े का थैला निकाला और उसे बाहर फेंक दिया। फिर उसने कपड़े के थैले को हथेली से मारकर विस्फोट कर दिया, जिससे वह फट गया। एक पल में अनगिनत सफेद पाउडर तैर गया और शहर की दीवार का पूरा मार्ग धुएं के रंग का हो गया। क्या वह आटा है? ये हुआन ने ताड़ के हमलों की एक श्रृंखला को भी नष्ट कर दिया, जिससे उसके चारों ओर सफेद पाउडर फैल गया। लेकिन अगले ही पल उसने लड़ाई की आवाज़ सुनी। यह एक वांछित अपराधी है, जल्दी से शहर के द्वार बंद करो। ये गार्ड की आवाज़ थी। ये सुनकर ये हुआन का चेहरा अकड़ गया। अब वंजन शहर में केवल एक वांछित अपराधी था और वह ज़ू क्विंग किंग था, जिसका चित्र अभी भी शहर की दीवारों पर चिपका हुआ था। वह ज़ू क्विंग किंग है। ये हुआन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि बांस की टोपी वाले व्यक्ति की आकृति परिचित थी। वह ज़ू क्विंग किंग थी। ऐसा लगता है कि ज़ू परिवार के साथ वास्तव में कुछ हुआ है। तुम बुरे लोगों के झुंड, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरा मंगेतर तुम्हें निश्चित रूप से सबक सिखाएगा। सफेद कोहरे के सामने एक परिचित आवाज़ तैर रही थी। वह ज़ू क्विंग किंग थी। ये सचमुच वह है। इस बार ये हुआन शांत नहीं रह सके। गुवान युलान से फुसफुसाकर वह तुरंत बाहर निकल गया। गुवान युलान भी काफी पीछे रहे। धमाका धमाका, दो दबी दबी आवाजें सुनाई दी और कई गार्ड दर्द से अपनी छाती पकड़कर उड़ गए। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उनकी नज़र में वांछित अपराधी पहले ही गायब हो चुका था। अच्छा नहीं, एक साथी है, जल्दी से सिटी लॉर्ड को सूचित करें। पहरेदारों के कप्तान ने चारों ओर देखा और पाया कि शहर के द्वार पहले से ही बंद थे, इसलिए वह तुरंत चिल्लाया, अल्पिराम अल्पिराम। ज़ू क्विंग किंग, जो भेष बदलकर शहर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, ने छलावरण तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन क्योंकि उसकी ताकत बहुत कमजोर थी, उसे गार्डों ने आसानी से पकड़ लिया। हालांकि इस समय एक सुंदर आकृति ने अचानक एक चाल चली और उसे बचाते हुए आसपास के गार्डों को उड़ा दिया। जब तक उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसने पाया कि उसे पहले से ही दूसरे पक्ष द्वारा क्षैतिज रूप से ले जाया जा रहा था, सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। नहीं, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, ज़ू क्विंग किंग ने अपने दिल में सोचा और जल्दी से कहा, मुझे नीचे रखो। हे छोटी लड़की, तुम मुझे पहचानती भी नहीं हो। एक जानी पहचानी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने अपनी आंखें केंद्रित की और ये देखकर चौंक गई कि जो व्यक्ति उसे ले जा रहा था और भाग रहा था, वह नाम में उसका मंगेतर था। ये हुआन, ये तुम हो? ज़ू क्विंग किंग आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया। अगर यह मैं नहीं हूँ तो ये कौन है? ये हुआन ने उसकी ओर देखा, फिर एक छोटी सी गली में भाग गया। इस समय वे पहले से ही शहर की दीवारों से बहुत दूर थे। ये हुआन की गली में प्रवेश करने के बाद गुवान युलान ने उसका पीछा किया। जब ज़ू क्विंग किंग ने किसी को प्रवेश करते देखा तो वह घबराकर चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसे अचानक एहसास हुआ कि जो व्यक्ति आया वह एक खूबसूरत लड़की थी, असंख्य गोल्ड सिटी की गार्ड नहीं। वह हम में से एक है, चिंता मत करो, ये हुआन ने ज़ू क्विंग किंग को एक गतिरोध में खींचते हुए कहा। फिर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों चाहिए?
जूक्विंग पूछना चाहती थी कि ये हुआन के पीछे की महिला कौन थी, लेकिन जब उसने ये सवाल सुना तो वह तुरंत रोई और समझाया, मेरे परिवार पर मेयर ने छापा मारा और मेरे पूरे परिवार को पकड़ लिया गया और बंद कर दिया गया। क्यों? ये हुआन को एक बुरा पूर्वाभास था। जू परिवार उसकी वजह से मुसीबत में था। आखिरकार उसने सोने के शहर के मेयर के बेटे की हत्या कर दी। सिटी लॉर्ड ने लापरवाही से मेरे पिता को एक अपराध दिया, ये कहते हुए कि मेरे पिता ने देश को धोखा दिया था और दूसरे देश के लिए जासूस थे। जूक्विंग ने रोते हुए कहा। ये हुआन का दिल कांप उठा। निश्चित रूप से यह उसकी वजह से था। जब गोल्ड सिटी के मेयर झांगली को पता चला कि उनका बेटा मारा गया है तो वह अपने बेटे का बदला लेना चाहते थे, लेकिन ये हुआन की पहचान सामान्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने लापरवाही से जूहाई पर आरोप लगाया और जू परिवार पर छापा मारा। तो आप कह रहे हैं कि चाचा अब मेयर के आवास में हैं? ये हुआन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मेरे माता पिता को पकड़ लिया गया, यहाँ तक कि जू परिवार का अभिषेककर्ता भी बच नहीं पाया। जूक्विंग ने आंखों में आंसू बहाते हुए सिर हिलाया। क्या ऐसा है? ये हुआन को बहुत दोषी महसूस हुआ। एक बड़े शहर का मेयर गहन सूर्य साम्राज्य का एक अधिकारी था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि ये सब उसके कारण हुआ था, तो वह कैसे खड़ा रह सकता था और देख सकता था? उसे सबसे ज्यादा नफरत तब हुई जब किसी ने उसके आसपास के लोगों पर हमला किया, भले ही उन्होंने उसे डांटा हो। इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको रहने के लिए एक सराय मिल सकती है और मैं जांच करने के लिए मेयर के आवास पर जाऊंगा, ये हुआन ने कहा। लेकिन आप? जूक्विंग हैरान रह गया। ये हुआन अकेले मेयर के आवास की जांच करना चाहते थे? क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा था? चिंता मत करो, मैं अब बहुत शक्तिशाली हूँ। मेयर भी मेरे समकक्ष नहीं है, ये हुआन मुस्कुराया। गोल्ड शहर के मेयर झांगली मार्शल पद के शुरुआती 9वें चरण में थे, जबकि वह मार्शल पद के मध्य 9वें चरण में थे। यहाँ तक कि मेयर भी। जूक्विंग हैरान रह गए। उसने ये हुआन को लंबे समय से नहीं देखा था, लेकिन वह पहले से ही इतना शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और उन्हें बचाने का रास्ता ढूंढूंगा। ये हुआन की बात खत्म होने के बाद वह जूक्विंग को एक सराय में ले आया और उसे उसमें छिपने के लिए कहा। गुवान यूलान के साथ ये हुआन अधिक सहज था। हालांकि गुवान यूलान मार्शल पद के शुरुआती 8वें चरण में थी, फिर भी वह शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय की शिष्या थी। उसकी ताकत मार्शल पद के मध्य 8वें चरण से अधिक मजबूत थी और इसकी तुलना मार्शल पद के चरम 8वें चरण से भी की जा सकती थी। सराय छोड़ने के बाद ये हुआन ने मेयर के निवास का स्थान पूछा और सीधे वहां पहुंचे। वास्तव में वह छिप सकता था और फिर जूहाई और अन्य को बचाने के लिए मेयर के आवास में एक दृश्य बना सकता था। हालांकि अगर उसने ऐसा किया तो जू परिवार में हर कोई वांछित अपराधी बन जाएगा। ये ठीक होगा यदि वे केवल सोने के शहर में वांछित थे, लेकिन अगर सोने के शहर के मेयर ने गिरफ्तारी वारंट को अन्य शहरों में पारित कर दिया तो ये परेशानी होगी। इसलिए उसे जू परिवार में सभी को बचाने और जू किंग के गिरफ्तारी वारंट को हटाने के लिए उचित साधनों का उपयोग करना पड़ा। ये हुआन मेयर के आवास के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। एक पल के लिए विचार करने के बाद वह सीधे ऊपर चला गया। हॉल, तुम कौन हो? मेयर आवास के गार्डों ने ये हुआन को रोका। इस समय ये हुआन ने सीधे एक टोकन निकाला और कहा, मैं ये हुआन हूँ, शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय का गुरु। मैं आपके मेयर से मिलना चाहता हूँ। गार्ड स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तुरंत तिरस्कार का भाव प्रकट किया। वह आगे बढ़ा और बोला, ये छोटा बच्चा कहाँ से आया? यदि आप वास्तव में बिखरते बादल संप्रदाय के गुरु हैं तो मैं राजवंश का सम्राट हूँ। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ये हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। खो जाओ, आप हमारे सिटी लॉर्ड को इस तरह देखना चाहते हैं? जाहिर तौर पर गार्ड ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसे दोषी नहीं ठहराया जा सका। आखिरकार शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के एक संरक्षक को मार्शल पद के 9वें चरण में होना था। हे, ये हुआन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि अगर वह हिंसा का इस्तेमाल कर सकता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने मुंह का इस्तेमाल न करे। धमाका! अचानक छठे चरण के मार्शल पाथ गार्ड के सामने एक मजबूत सेना फट गई, जिससे वह तुरंत उड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब दूसरे पहरेदार ने यह देखा तो उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और उसका सामना किया। हालांकि इससे पहले कि इस व्यक्ति का अगला पैर उतर पाता, एक आकृति उसकी तरफ चमक उठी। फिर एक मुट्ठी बाहर गोली मार दी और उस गार्ड की तरह वह भी उड़ान भेजा गया था। जहां झूठ, यहाँ से चले जाओ। ये हुआन आकाश पर दहाड़ा। उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। शहर के लगभग आधे लोग उसे सुन सकते थे। उस समय आसपास के लोग सोच रहे थे कि झांगली कौन था। हालांकि अगले ही पल उन्हें होश आ गया। झांगली गोल्ड सिटी के गवर्नर थे। सोने के शहर के गवर्नर को चुनौती देने के लिए कौन इतना साहसी था? एक पल में कई लोग आसपास इकट्ठा हो गए, लेकिन उन्होंने सिटी लॉर्ड्स मैंशन के बाहर एक युवक को खड़ा देखा। क्या वह वही था? क्या वह युवक जू परिवार का दामाद नहीं है? किसी ने ये हुआन को पहचान लिया। मैं देख रहा हूँ। पाया गया कि जू परिवार ने कुछ दिन पहले देश को धोखा दिया था। उन्हें बचाने के लिए उसे यहाँ होना चाहिए। लेकिन देश के साथ विश्वासघात करना एक गंभीर अपराध है। उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। क्या वह उन्हें बचा सकता है? हो सकता है ऐसा न हो। वह टूटे हुए बादल संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता के शिष्य हैं। बिखरा हुआ बादल संप्रदाय एक बड़ा संप्रदाय है। मैंने सुना है कि संप्रदाय का नेता एक अति शक्तिशाली व्यक्ति है। हालांकि भीड़ में कई साधारण लोग थे, लेकिन अच्छी तरह से सूचित लोगों की कमी नहीं थी। जल्द ही अधिक से अधिक लोग एकत्र हुए। इसके बाद कई शक्तिशाली व्यक्ति हवेली से बाहर निकले। ऐसे गार्ड और अभिषेककर्ता थे जिन्हें झांगली ने भर्ती किया था। ब्रेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हवेली के सामने गवर्नर को उसके नाम से बुलाने की? एक हट्टा कट्टा आदमी कई शक्तिशाली व्यक्तियों से घिरा हुआ बाहर चला गया। वह भी अभी प्रकट हुआ था और किसी ने उसे पहचान लिया। ये हवेली के गार्ड प्रमुख काओबा हैं। मैंने सुना है कि वह एक अभिषेककर्ता है जिसे राज्यपाल ने अभी अभी भर्ती किया है। वह शैटेड स्काई संप्रदाय के शिक्षक हुआ करते थे। उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जब वह हट्टा कट्टा आदमी बाहर चला गया तो भीड़ एक कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि काओबा बेहद क्रूर था। वह इस महीने पहले ही कुछ लोगों की हत्या कर चुका था। इसके अलावा वे सभी निर्दोष लोग थे। इसलिए उसका क्रूर नाम पूरे मिलियन गोल्ड सिटी में फैल गया था। काओबा के बाहर निकलने के बाद उसने चारों ओर देखा और उसका ध्यान ये हुआन पर गया। आप ही चिल्ला रहे हैं? ये हुआन ने उसकी ओर देखा और उसकी हिंसक आभा को महसूस किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झांगली ने मार्शल पाथ की 9वीं रैंक में एक मार्शल कलाकार की भर्ती की होगी। उसकी किस्मत खराब नहीं थी। ये सही है। ये हुआन ने सिर हिलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत से प्रेमालाप कर रहे हो।
काओबा भी एक अधीर व्यक्ति थे, असहमति होती तो तुरंत हमला कर देते। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ये हुआन के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यदि उसका भालू जैसा हाथ किसी साधारण व्यक्ति के चेहरे पर थप्पड़ मार दे तो वह निश्चित रूप से उनके सिर को उड़ने में सक्षम होगा। इससे पहले कि कुछ लोग अपनी आंखें बंद कर पाते, एक कुरकुरी आवाज बजी। उसी समय लोगों का एक समूह घबराकर चिल्लाया। हालांकि उन्हें जो उम्मीद थी वह नहीं हुआ। ये हुआन अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था। काओबा अब वहां नहीं था। काओबा कहाँ है? मुझे लगता है कि वह कैस्टेलन मनों में उड़ गया। ये कैसे संभव है? लोगों के समूह को विश्वास नहीं हो रहा था। जिन लोगों ने अपनी आंखें बंद नहीं की उन्होंने ये हुआन का हमला नहीं देखा। उन्होंने काओबा को उड़ते हुए भी नहीं देखा। केवल कुछ मार्शल कलाकारों ने ही बात की छवि देखी। ये हुआन को काओबा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे मुक्का मारकर उड़ाने के बाद ये हुआन फिर चिल्लाया, झांग ली, बाहर आओ। मुझे कौन ढूंढ रहा है? इससे पहले कि ये हुआन ने अपने शब्द समाप्त किए, एक व्यक्ति कैस्टेलन मनों से बाहर चला गया। ये झांग ली ही थे जो पहले भी एक बार ये हुआन से मिल चुके थे। ये तुम हो? जब झांग ली ने ये हुआन को देखा तो चिल्लाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये हुआन उसके बेटे का हत्यारा था। ये सही है, यह मैं हूँ। ये हुआन ने सिर हिलाया। उसी समय उसने देखा कि जब उसने झांग ली को देखा तो उसका शरीर कांप रहा था। ये स्पष्ट था कि झांग ली घबराया हुआ और हताश था। वह कभी भी हमला कर सकता था। हालांकि वह ये हुआन की पहचान जानता था। वह शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता के शिष्य थे। वह लापरवाही से काम नहीं कर सका। ये हुआन, तुम मेरे बेटे के हत्यारे हो। आज मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झांग ली ने राख के चेहरे के साथ कहा। क्या? जब सभी ने ये सुना तो वे तुरंत चौंक गए। 1000 गोल्ड सिटी के यंग सिटी लॉर्ड की हत्या कर दी गई। इसके अलावा यह जू परिवार का दामाद था। अब आसपास की भीड़ अंततः समझ गई कि झांग ली ने जू हाई पर कब्जा क्यों किया। तो ये थी वजह। बदला। वह बदला लेने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा था। सिटी लॉर्ड झांग, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप जू परिवार की संपत्ति का लालच करते हैं और उन पर देश के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हुआन ने झांग ली को ठंडे भाव से देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। झांग ली को ये हुआन ने बेनकाब किया और तुरंत चिल्लाया। मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं ये सबूत पर निर्भर करता है। हालांकि मैं केवल इतना जानता हूं कि आपने मेरे ससुर और उनके परिवार को पकड़ लिया है। ये हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, जू परिवार ने देश को धोखा दिया। सबूत निर्णायक हैं। झांग ली ने उत्तर दिया। मैंने कहा कि मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि तुमने मेरे ससुर और उनके परिवार को पकड़ लिया। भले ही आपके पास सबूत हो या ना हो, मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें जाने दे सकते हैं। हालांकि ये जुबान ने आशा शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका रवैया बहुत दृढ़ था। अगर वह उन्हें जाने नहीं देता तो वह मामले को शांत नहीं होने देता। झांग ली आखिरकार सिटी लॉर्ड थे, फिर भी ये हुआन वास्तव में उनके सामने इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। ये तो बस उसके अधिकार को भड़का रहा था। वह तुरंत गुस्से से चिल्लाया, कितने बड़े शब्द हैं। आप बस एक सामान्य व्यक्ति हैं। आपने मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे की? हे, मैं सिर्फ आशा कह रहा हूँ। हालांकि यदि सिटी लॉर्ड उन्हें जाने नहीं देता है तो मेरे पास सिटी लॉर्ड से उन्हें रिहा कराने के अन्य तरीके हैं। ये हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। हम, क्या आपको लगता है कि आपको मुझसे उन्हें रिहा कराने का अधिकार है? झांग ली को कोई परवाह नहीं थी। हालांकि ये हुआन की पहचान सामान्य नहीं थी। वह गहन सूर्य साम्राज्य के क्षेत्र में था। इसके अलावा वह गहन सूर्य साम्राज्य का एक अधिकारी था। हालांकि उनका पद ऊंचा नहीं था, फिर भी वह एक अधिकारी थे। वह ये हुआन से क्यों डरेंगे? मैं बस एक सामान्य व्यक्ति हूँ। निस्संदेह मेरे पास सिटी लॉर्ड से उन्हें रिहा कराने की क्षमता नहीं है। हालांकि दक्षिण वन क्षेत्र के गश्ती निरीक्षक ओआंगमिंग के पास ऐसा करने की शक्ति होनी चाहिए। ये हुआन की बात खत्म होने के बाद उसने अचानक एक टोकन निकाला। ये वह निशानी थी जो ओआंगमिंग ने उस दिन उसे दी थी। गश्ती निरीक्षक। ये सुनकर झांग ली कांपने से खुद को नहीं रोक सके। उसने ये हुआन के हाथ में टोकन पर ओआंग शब्द लिखा हुआ देखा। गश्ती निरीक्षक की स्थिति ड्यूक के बराबर थी। असंभव, आप ओआंगमिंग को कैसे जानते हैं? झांग ली को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये हुआन ने सूंघकर टोकन अपने हाथ में फेंक दिया। झांग ली ने इसे पकड़ा और इसे देखा। उसका चेहरा तुरंत हरा हो गया। टोकन की सामग्री बहुत खास थी। ये गहन सूर्य साम्राज्य के शाही परिवार की सामग्री थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर आम लोग हाथ रख सकें। असंभव, ये हुआन गश्ती निरीक्षक को कैसे जानता है? यह असंभव है। रिपोर्ट बंद अध्याय। हालांकि ये हुआन के हाथ में टोकन नकली नहीं हो सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास भी एक था। हालांकि टोकन की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसके हाथ में थी। अब केवल दो संभावनाएं थीं। एक ये था कि ये हुआन ने दुर्घटनावश टोकन प्राप्त कर लिया था। दो ये था कि ये हुआन वास्तव में ओआंगमिंग को जानता था। मेयर झांग, कृपया मुझे टोकन लौटा दें। ये हुआन ने अचानक उसे याद दिलाया। झांग ली ने टोकन वापस फेंक दिया। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। सिटी लॉर्ड झांग, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उसे अभी रिहा कर सकते हैं? ये हुआन ने झांग ली को ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी। नहीं, झांग ली अवचेतन रूप से चिल्लाया। ये हुआन ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया। चूंकि मेयर झांग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं केवल सर ओआंग की तलाश के लिए साउथ फॉरेस्ट सिटी जा सकता हूँ। समय आने पर मेरा मानना है कि सर ओआंग जांच करेंगे कि गद्दार कौन है। अलविदा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और चला गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह हर किसी की प्रतिक्रिया से अधिक थी। अच्छा नहीं, झांग ली का चेहरा तुरंत नीचे की ओर धंस गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये हुआन ऐसे ही चला जाएगा। उसने उसे झिझकने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया और तुरंत चिल्लाया, रुको। जब तक उन्होंने बोलना समाप्त किया, ये हुआन पहले ही कुछ दर्जन मीटर दूर दिखाई दे चुके थे। यदि झांग ली ने धीरे से चिल्लाया होता तो वह हर किसी की दृष्टि रेखा से गायब हो गया होता। वह मुस्कुराया और मुड़ा। सिटी लॉर्ड झांग, क्या कुछ और है? झांग ली ने उदास चेहरे से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, काओबा, उसे छोड़ दो। समझौता? मेयर ने किया था समझौता। उपस्थित सभी लोग चौंक गए। गोल्ड शहर के मेयर, जो हमेशा से अपने वचन के पक्के व्यक्ति थे, ने वास्तव में ये हुआन के साथ समझौता किया। हालांकि जब उन्होंने ये हुआन के हाथ में टोकन के बारे में सोचा तो वे शांत हो गए।
यदि ये हुआन वास्तव में गश्ती निरीक्षक ऑंग मिंग को जानता तो झांग ली मुसीबत में पड़ जाता। उन पर जू परिवार को धोखा देने का आरोप लगाया जाएगा। यदि उनकी जांच की गई तो मेयर के रूप में उनकी स्थिति समाप्त हो जाएगी। उसने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने समझौता कर लिया। कुछ ही समय बाद काओबा ने जू परिवार के लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया। जू परिवार के इन लोगों ने पिछले कुछ दिन डर में बिताए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे फिर से दिन का उजाला देख पाएंगे। ये हुआन, क्या वह तुम हो? जब जू हाई ने ये हुआन को देखा तो वह प्रबुद्ध हो गया। जिसके बारे में बात करते हुए उनका जू परिवार बहुत से लोगों को नहीं जानता था। ये हुआन के अलावा जू परिवार को और कौन बचा सकता है? अंकल देख लो, क्या सभी पकड़े गए लोग यहाँ हैं? ये हुआन ने जू हाई की ओर देखा और पूछा। जू हाई ने चारों ओर देखा और सिर हिलाया। हम यहाँ हैं, पकड़े गए सभी लोग यहाँ हैं। ये हुआन ने भी चारों ओर देखा। यहाँ करीब 30 से 40 लोग थे, लेकिन उन्होंने एक भी व्यक्ति को नहीं देखा। चाचा, पवित्र लियान कहाँ है? ये हुआन को अचानक पूर्व शैटरिंग क्लाउड सेक्ट प्रशिक्षक की याद आई जिसने जू परिवार में झूठ को छुपाने में उसकी मदद की थी। ये नाम सुनकर जू हाई ने भौहें सिकोड़ ली और कहा, पूजक को भी पीट पीट कर मार डाला गया। ठीक है, मैं समझ गया। इस खबर से ये हुआन का दिल धड़कने लगा। हालांकि वह लियान युआन से केवल एक बार मिला था, लियान युआन ने एक बार उसकी मदद की थी। बदला लेने के लिए झांग ली ने न केवल जू परिवार के सभी लोगों को पकड़ लिया बल्कि उन्हें पीट पीट कर मार डाला। इसलिए उसे खून में कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि ऐसा करने का ये समय नहीं था। इस समय ये हुआन अचानक पीछे मुड़ा और कहा, मेयर झांग, आपने जू परिवार को जब्त कर लिया है। लोगों को रिहा करने के अलावा क्या आपको अभी भी अपने नुकसान की भरपाई करनी है? ये हुआन, बहुत दूर मत जाओ। झांग ली ने तुरंत उसे फटकार लगाए। उसने समझौता करके जूशी और बाकी लोगों को रिहा कर दिया। इसका कारण ये था कि वे अब ज्यादा काम के नहीं थे। जब उसने जू परिवार की संपत्ति जब्त कर ली तो वह पहले ही जू परिवार से सभी मूल्यवान वस्तुएं छीन चुका था। अब उसे इन वस्तुओं को वापस करना पड़ा और अपने नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। ये बिल्कुल असंभव था। किसी को ये जानना था कि यह एक खगोलीय आकृति थी। हे, ठीक है, फिलहाल इस बारे में बात नहीं करते हैं। मेरी मंगेतर जू किंग का चित्र अभी भी शहर के गेट पर है। क्या आपको गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं करना चाहिए? ये हुआन ने झांग ली की ओर देखा। झांग ली ने बेरुखी से खर्राटे लिए और किसी को शहर के गेट पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। ठीक है मेयर झांग, आइए अगली बार फिर मिलें। ये हुआन ने झांग ली को एक शैतानी मुस्कान दी। फिर वह जल्दी से जू हाई और बाकी लोगों के साथ चला गया और उस सराय में चला गया जहां जू किंग छिपा हुआ था। पिताजी, जब जू किंग ने जू हाई को देखा तो वह तुरंत दौड़ पड़ी। उसे अचानक एहसास हुआ कि जू हाई का वजन बहुत कम हो गया है। उसके सफेद बाल भी लंबे हो गए थे। ये हुआन, इस बार यह सब आपका धन्यवाद है, अन्यथा हम मर चुके होते। जू हाई ने अपने गालों पर आंसू बहाते हुए कहा। चाचा, ये सब मेरी वजह से है। मैंने ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अब आप 1000 गोल्ड सिटी में नहीं रह सकते। आप पहले लियानियन शहर क्यों नहीं जाते? ये हुआन ने सुझाव दिया। ये सही है, हम पहले ही झांगली से अलग हो चुके हैं। हम केवल छोड़ सकते हैं। लियानियन शहर जाने के लिए एक अच्छी जगह है। हालांकि मैं अब दरिद्र हूँ। मैं जू हाई मानता हूँ कि मैं वापसी कर सकता हूँ। जू हाई को लगा कि यह अफसोस की बात है। जू परिवार की सभी संपत्तियों पर झांग ली ने कब्जा कर लिया। वे दरिद्र थे और लियानियन शहर सिर्फ एक छोटा शहर था। वापसी करना आसान कैसे हो सकता है? चाचा, चूंकि यही मामला है, अब चलते हैं, ये हुआन ने कहा और तुरंत चला गया। वह कुछ गाड़ियां खरीदने गया और जू हाई और बाकी को लियानियन शहर तक ले जाने के लिए तैयार हुआ। अब जब जू परिवार की संपत्तियां जब्त कर ली गईं तो वे उन अभिषेककर्ताओं को भुगतान करने में असमर्थ थे। इसलिए वे अभिषेककर्ता चले गए और कुछ झांग परिवार में भी शामिल हो गए। उस दोपहर ये हुआन ने जू परिवार की टीम का नेतृत्व किया और लियानियन शहर की ओर दौड़े। टीम में एक भी गार्ड नहीं था। हालांकि ये हुआन के साथ वे ठीक रहेंगे। लियानियन शहर के रास्ते में ये हुआन ने एक गाड़ी में रहने के बहाने के रूप में खेती का इस्तेमाल किया। उन्होंने दूसरों को भी निर्देश दिया कि वे उनकी खेती में खलल न डालें। लेकिन शाम को उन्होंने इस तथ्य का लाभ उठाया कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था और चुपचाप चला गया। उनकी यात्रा का उद्देश्य हजारों सोने के शहर में लौटना था। अगर उसने बदला नहीं लिया तो वह एक सज्जन व्यक्ति नहीं था। झांग ली ने जू परिवार को जब्त कर लिया और यहाँ तक कि उस अभिषेककर्ता को भी मार डाला जिसने पहले ये हुआन की मदद की थी। इसलिए ये हुआन झांग ली को कीमत चुकाने के लिए लौट आया। खून की कीमत। बेशक जाने से पहले उसने गुवान युलान को गुप्त रूप से अपनी योजना के बारे में बताया। गुवान युलान के आसपास होने के कारण टीम अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। टीम ने तेजी से यात्रा नहीं की। हालांकि उन्होंने आधे दिन की यात्रा की, लेकिन ये हुआन ने बिना अधिक प्रयास के 1000 गोल्ड सिटी लौटने के लिए अपनी काया का उपयोग किया। अब जब जू किंग का गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था तो शहर के द्वार पर गार्डों की संख्या कम हो गई थी और उन्हें तलाशी लेने की आवश्यकता नहीं थी। ये हुआन ने थोड़ा भेष बदला और शहर में घुस गया। इस समय ये पहले से ही रात का समय था। जू परिवार अभी अभी चला गया और कैस्टेलिन हवेली नष्ट हो गई। लोग मुझ पर शक जरूर करेंगे, हालांकि मुझे इतनी परवाह नहीं है। तो क्या हुआ अगर उन्हें मुझ पर शक हो? आज की रात नसीब में थी, सुकून भरी रात ना हो। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक काली छाया पहले ही सिटी लॉर्ड्स हवेली में प्रवेश कर चुकी थी। इस समय कास्टेलन मनो के एक कमरे में 2 आकृतियां थीं। उनमें से एक गोल्ड सिटी के मेयर झांग ली थे, जबकि दूसरे काओबा थे जिन्हें दिन की शुरुआत में ये हुआन ने उड़ान के लिए भेजा था। झांग ली उदास भाव के साथ एक कुर्सी पर बैठ गए। उसकी भौहें ऐसी टेढ़ी हो गई मानो वह कुछ सोच रहा हो। कैस्टेलन, क्या आप उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? काओबा, जो झांग ली के सामने खड़े थे, ने पूछा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का गश्ती दूत को जान पाएगा। ऐसा लगता है कि मैं उस बववा को छू नहीं सकता। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जू परिवार इतना अमीर होगा। उनके पास मुझसे, कैस्टेलन से अधिक संपत्ति है। ये बुरा नहीं है। इसके अलावा अब जब जू परिवार ने सोने का शहर छोड़ दिया है तो सोने का शहर मेरा है। बधाई हो कैस्टेलन। काओबा ने जल्दी से अपनी मुट्ठी पकड़ ली। हालांकि उन्हें ये हुआन द्वारा उड़ान भरने के लिए भेजा गया था और कुछ चोटें आई थी। उन्होंने ये भी सुना कि फैन्यू को ये हुआन ने अपमान कर दिया था। वह ऐसे साहसी व्यक्ति को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। किसी को ये जानना होगा कि ऐसे कई लोग थे जो फैन्यू का बदला लेना चाहते थे। स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के अलावा साउथ फॉरेस्ट सिटी का फैन परिवार भी था।
जैसे ही झांगली और काओबा चर्चा कर रहे थे कि भविष्य में 1000 गोल्ड सिटी को कैसे विकसित किया जाए, एक आकृति अचानक दरवाजे के बाहर से अंदर आए। कैस्टेलिन, किसी ने आक्रमण किया है। एक से अधिक लोग हैं जो कैस्टेलिन मनों पर हमला करना चाहते हैं। आप मुझे रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? झांगली ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और कहा। रिपोर्ट करने आए गार्ड ने उसकी लार निगल ली और हकलाते हुए कहा, सिटी लॉर्ड, इस बार यह एक विशेषज्ञ है। वह पहले ही हमारे 8 गार्डों को मार चुका है। क्या? काओबा ने कहा। उसे शक था कि उसने गलत सुना है। कैस्टेलिन मनों में गार्डों के प्रत्येक समूह में 10 लोग थे और वे सभी कम से कम मार्शल पद की 6ठी रैंक में थे। 8 समूहों का मतलब था कि 80 लोग थे। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति कम से कम मार्शल पद की 8वीं रैंक में है। कैस्टेलिन, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। काओबा उदास भाव के साथ चले गए। आखिर मरने वाले तो उसके मातहत थे। झांगली को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह अब सत्ता में एकमात्र था। निश्चित रूप से बहुत से लोग उस पर नजर गड़ाए हुए होंगे और काओबा उनका भरोसेमंद सहयोगी था जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से भर्ती किया था। उसे विश्वास था कि काओबा की ताकत से वह निश्चित रूप से उस चोर को पकड़कर उसके पास पहुंचा सकेगा। हालांकि इस बार वह गलत था। इसके अलावा वह बहुत गलत था। यह अजीब है, काओबा पहले ही 10 मिनट से अधिक समय से जा चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपनी ताकत से उस घुसपैठिए के साथ कुछ न कर सके? झांगली बहुत आश्चर्यचकित हुए। जैसे ही वह बाहर जाकर देखने वाला था, वह यह देखकर चौंक गया कि किसी ने उस पर घात लगाकर हमला किया है। तुम मुझ पर चुपचाप हमला करने की हिम्मत करते हो। आप वास्तव में खुद को अधिक महत्व देते हैं। झांगली ने हमले को टाल दिया, लेकिन अगले ही पल वह यह देखकर चौंक गया कि जो उसने चकमा दिया वह कोई छिपा हुआ हथियार नहीं था, नहीं कोई तीर था, बल्कि एक सिर था। इसके अलावा उन्होंने इस सिर को पहचाना। ये सिटी लॉर्ड्स मैंशन के मुख्य गार्ड काओबा का था। क्या? झांगली घबराने लगे। काओबा मार्शल पद की 9वीं रैंक पर थे, उनके समान। हालांकि काओबा का सिर पहले ही काट दिया गया था। इसका मतलब यह था कि दूसरे पक्ष के पास निश्चित रूप से उसे मारने की क्षमता थी। मेरे सिटी लॉर्ड्स मैंशन में कौन इतना अभिमानी होने की हिम्मत करता है? हालांकि झांगली थोड़ा डरा हुआ था। वह सिटी लॉर्ड और हुआनयांग साम्राज्य का एक अधिकारी था। सभी में उसे मारने की हिम्मत नहीं थी। सिटी लॉर्ड झांग, आप कैसे हैं? अचानक एक महिला की आवाज बजी। कुछ ही देर बाद एक काली आकृति उसके आंगन में उतरी। यह एक महिला है। झांगली ने तुरंत एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। उसने इस आवाज को नहीं पहचाना। ये काली आकृति वास्तव में ये हुआन थी। सिटी लॉर्ड्स मैंशन में घुसने से पहले उन्होंने डेवोर सिस्टम से वॉइस चेंजिंग बीट खरीदने के लिए कुछ डेवोर पॉइंट खर्च किए। उसने खुद को एक परिपक्व महिला के रूप में प्रच्छन्न किया। उसके काले कपड़ों और रात के आकाश के साथ जब तक उसका मुखौटा नहीं गिरता, उसे पहचाना नहीं जा सकेगा। सिटी लॉर्ड झांग वास्तव में भुलक्कड़ है। ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि आपने उस समय मेरे परिवार के साथ क्या किया था। आज मैं बदला लेने के लिए यहाँ हूँ। ये हुआन जानबूझकर बहुत जोर से बोलता था ताकि आसपास के लोग सुन सकें। फिर वापस झांगली का चेहरा काला पड़ गया। उसने बहुत कुछ किया था और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके सामने ये लंबी महिला किस कुल की है। बकवास काटो, झांग, झूठ। आज वह दिन है जब तुम मरोगे। ये हुआन चिल्लाया और झांगली के सामने दौड़ा। फिर उसने अपने दस्ताने पहने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया और झांगली की छाती पर मुक्का मारा। सटीक होने के लिए उसने झांगली के दिल पर मुक्का मारा। पेंग! इतना भारी झटका लगने के बाद झांगली का दिल रुक गया। ये हुआन मार्शल पद के मध्य चरण 9वीं रैंक में था। वह झांगली से एक रैंक ऊपर था। इसके अलावा उनके पास 100 बीस्ट ब्लड लाइन और उच्च रैंक वाली मार्शल आर्ट थी। उसके लिए झांगली को मारना आसान था। भागना! सिटी लॉर्ड मर चुका है। तुरंत बाहर के गार्ड बिखर गए। यहाँ तक कि झांगली और काओबा, जो मार्शल पद की 9वीं रैंक में थे, भी मर चुके थे। उनके यहाँ रुकने का क्या मतलब था? हालांकि ये हुआन, जिसने झांगली की हत्या की थी, ने गुप्त रूप से एक मुस्कान प्रकट की। खजाने का शिकार करने वाले हिरण की रक्त रेखा के साथ विलय। ये हुआन ने अपने दिल में कहा। ट्रेजर हंटिंग डियर की ब्लड लाइन भी एक निम्न रैंक वाली ब्लड लाइन थी। हालांकि इसका मूल्य 300 भक्षण बिंदु था, जो 100 बीस्ट ब्लड लाइन से 3 गुना अधिक था। ट्रेजर हंटिंग डियर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, खजाने खोजने में माहिर था। ब्लड लाइन के साथ विलय के बाद यह एक निश्चित सीमा के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ चीजों को महसूस कर सकता है। उदाहरण के लिए औषधीय जड़ी बूटियां, गोलियां आदि। इसी वजह से ये हुआन ने झांगली को जीवित नहीं छोड़ा। डिंग! विलय सफल। उसके मन में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई। ठीक है, चलो खजाने की तलाश शुरू करें। ट्रेजर हंटिंग डियर की ब्लड लाइन के साथ विलय के बाद ये हुआन को स्पष्ट रूप से एहसास हो गया कि उसके चारों ओर खजाने थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। ट्रेजर हंटिंग डियर की ब्लड लाइन केवल चीजों को समझने में सक्षम थी। यही कारण है कि यह इतना सस्ता था। ऐसा लगता है जैसे ये झांगली के अध्ययन कक्ष में है। ये हुआन ने अपने परिवेश पर नजर डाली, फिर अध्ययन में लग गया। अध्ययन कक्ष बड़ा नहीं था, लेकिन कुछ बुकशेल्फ थे। ये हुआन को लगा कि जैसे ही उसने प्रवेश किया, कुछ गड़बड़ थी। कुछ तो गड़बड़ थी। उन्होंने जांच की और जल्द ही एक तंत्र मिल गया। काचा! किताबों की अलमारियों की 2 पंक्तियां अचानक अलग हो गईं, जिससे एक बुक मार्क का पता चला जो भूमिगत था। इतनी छोटी सी चाल, यह मुझे नहीं रोकेगी। ये हुआन ने खर्राटे लिए और फिर नीचे चलना शुरू कर दिया। अंत तक पहुंचने से पहले उसने कुछ विशेष लोहे के दरवाजे देखे। हालांकि ये लोहे के दरवाजे केवल मार्शल पाथ 8वीं रैंक के एक मार्शल कलाकार को ही रोक सकते थे। ये हुआन के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। थोड़ी देर बाद ये हुआन ने अपने सामने खजाने के विशाल ढेर को देखा और जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ये संभवतः झांग परिवार का खजाना था। शायद अभी भी ऐसी चीजें थीं जो उन्होंने जू परिवार से लूटी थी। बाय। इसे भूल जाओ, मैं उन सभी को पहले भक्षण स्थान में डाल दूंगा। ये हुआन को किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उसने सभी खजानों को भक्षण स्थान में रख दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या ये सभी झांगली की संपत्ति थी। वह जानता था कि हवेली में कई और खजाने थे। सिटी लॉर्ड के रूप में झांगली बेहद अमीर होंगे। इसके अलावा झांग हवेली में कई अभिषेककर्ता थे, जिनमें से सभी ये हुआन की देखरेख में थे। इस शहर में ये हुआन को कोई नहीं रोक सका। ये हुआन एक पिशाच की तरह था जो पागलपन से खून चूस रहा था। इतना ही नहीं, उन्हें जू परिवार सहित झांग परिवार की संपत्तियों के बारे में भी पता चला। सिटी लॉर्ड मैंशन से निकलने के बाद वह एक एक करके इन दुकानों में गए। एलिक्सिर स्टोर, हथियार स्टोर और मार्शल आर्ट मंडप सभी लूट लिए गए। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। केवल चांदी के नोटों का योग 200 मिलियन है।
आखिरी रेस्तरां को लूटने के बाद येहुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में दहाड़। केवल चांदी ने ही उसे 200 मिलियन दिए। जो चीज़ें उसने लूटी उन्हें जोड़ दे तो इस बार आमदनी कम से कम 500 मिलियन थी। इसमें सिटी लॉर्ड्स मैंशन के नीचे खजाने की तिजोरी की गिनती भी नहीं की जा रही थी। यदि वह खजाने की तिजोरी की गिनती करता तो ये कम से कम 700 से 800 मिलियन होती। सिटी लॉर्ड मैंशन की घटना के कारण शहर की दीवारें पहले ही बंद कर दी गई थीं। हालांकि सिटी लॉर्ड मैंशन के भूमिगत खजाने की तिजोरी का विशेष दरवाजा भी येहुआन को नहीं रोक सका। इन सामान्य शहर के द्वारों की तो बात ही छोड़ दें। अच्छा नहीं, सिटी लॉर्ड का हत्यारा शहर से भाग गया है। पहरेदार चिल्लाए, आज सोने के शहर में अराजकता होना तय था। सिटी लॉर्ड मर चुका था और पूरे सिटी लॉर्ड मैंशन को लूट लिया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि सिटी लॉर्ड मैंशन की संपत्तियों को भी लूट लिया गया। हालांकि येहुआन बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। उसे डर था कि उच्च अधिकारी केवल ये सोचेंगे कि कोई विशेषज्ञ था जिसने पैसे के लिए सिटी लॉर्ड मैंशन को लूट लिया था। जब सोने का शहर अराजकता में था, येहुआन पहले ही पूरी गति से जू परिवार की गाड़ी की ओर दौड़ चुका था। हफ हफ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। येहुआन अपनी गाड़ी में लौट आया और जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए। इस बार उनकी फसल अब तक की सबसे बड़ी फसल थी। वह रजत और मार्शल आर्ट जू परिवार पर छोड़ने के लिए तैयार थे। बाकी के लिए वह उन सभी को खा जाएगा। डिंग, मेजबान मार्शल रियलम 9वीं रैंक के शिखर तक पहुंच गया है। लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं की यात्रा के बाद येहुआन एक सफलता के कगार पर था। अब जब उसने बहुत सारी चीजें खा ली थी तो वह सीधे मार्शल रियलम 9वीं रैंक के शिखर पर पहुंच गया। वह मार्शल रियलम 10वीं रैंक से केवल एक कदम दूर थे। धिक्कार है, मुझे अधिक से अधिक चीज़ों की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि मार्शल रियलम 10वीं रैंक तक पहुंचने पर मुझे 1 बिलियन से अधिक की आवश्यकता होगी या नहीं। येहुआन के दिल में सिरदर्द महसूस हुआ। हालांकि उनके दिल में हमेशा पैसा कमाने की योजना थी, लेकिन उनके पास इसे लागू करने के लिए कभी जगह नहीं थी। आइए एक इंटरमीडिएट ब्लड लाइन खरीदें। अभी येहुआन एक नवधनाढ्य व्यक्ति था। उनके पास कुल 1500 डिवोर पॉइंट थे और विन सीकिंग लेपर्ड ब्लड लाइन को मध्यवर्ती स्तर तक बढ़ाने के लिए उन्हें केवल 1000 डिवोर पॉइंट की आवश्यकता थी। हालांकि अगले ही पल येहुआन स्तब्ध रह गया। या सिस्टम ने प्रेरित किया। फ्यूज करने में असमर्थ येहुआन स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी खेती का स्तर पर्याप्त नहीं था। उनके पास हार मानने और मार्शल रियलम 10वीं रैंक तक पहुंचने तक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय गाड़ी के बाहर से अचानक कदमों की आवाज आई, जिसके बाद स्पष्ट आवाज आए, येहुआन, क्या तुम वहां हो? लोली की आवाज थी। जाहिर है यह जू किंग था, न कि गुवान युलान। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे मत ढूंढो? येहुआन ने अपनी आंखें घुमाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी खेती में खलल न डालें। सौभाग्य से वह जल्दी वापस आ गया, अन्यथा क्या वह उजागर नहीं होगा? अंदर आओ, येहुआन ने कहा। फिर उसने एक छोटी सी आकृति को प्रवेश करते देखा। यह जू किंग था। जू किंग ने पर्दा उठाया और गाड़ी में प्रवेश किया, लेकिन गाड़ी के अंदर बहुत अंधेरा था। वह केवल स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि येहुआन कहाँ बैठा था। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? येहुआन ने पूछा। तुम मेरी मंगेतर हो, क्या मेरे पास तुम्हें ढूंढने का कोई कारण होना चाहिए? जू किंग ने कुछ असंतोष के साथ कहा। हाँ बिल्कुल, येहुआन मुस्कुराया। उसने पहले इतना कुछ कहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले कि वह बाहर गया है। अब जब वह वापस आ गया था तो उसे देखभाल करने की आवश्यकता नहीं थी। इस बार यह सब आपका धन्यवाद है, अन्यथा कुछ ही दिनों में सिटी लॉर्ड ने मेरे परिवार का सिर काट दिया होता। जू किंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आपने अभी कहा कि मैं आपकी मंगेतर हूँ। अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? येहुआन ने कहा। ठीक है, तो मैं अनुचित नहीं होऊंगा। जू किंग मुस्कुराए और आगे कहा, वह बड़ी बहन, क्या वह आपकी बड़ी बहन है? येहुआन ने सिर हिलाया। हाँ। वह जानता था कि जू किंग गुवान युलान के बारे में बात कर रहा था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुवान युलान उनकी कनिष्ठ बहन थी या वरिष्ठ बहन। उम्र के हिसाब से गुवान युलान उनसे उम्र में बड़े थे, लेकिन ताकत के मामले में वह उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। मैं शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में कितने समय से हूँ और मैं इतनी खूबसूरत वरिष्ठ बहन को पहले से ही जानता हूँ। क्या मैंने यह नहीं कहा कि मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित न करें? जू किंग ने असंतोष से अपनी नाक सिकोड़ ली। मैंने नहीं किया। येहुआन ने अपनी आंखें घुमाई। वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जब गुवान युलान ने खुद को उस पर फेंक दिया तो वह क्या कर सकता था? हालांकि अगले ही पल वह भी दंग रह गया। मैं इस बार तुम्हें माफ कर दूंगा, दोबारा ऐसा मत करो। जू किंग ने अचानक समझौता कर लिया। अरे क्या यह एक मौन समझौता है? येहुआन थोड़ा असहाय था। इसी समय गाड़ी का पर्दा खुल गया और एक सफेद आकृति अंदर आ गई। गुवान युलान था। जब गुवान युलान ने जू किंग को गाड़ी में प्रवेश करते देखा तो उसे पता चला कि येहुआन वापस आ गया है। उसने येहुआन को ध्यान से देखा और राहत की सांस लेने से पहले यह सुनिश्चित किया कि वह घायल न हो। हालांकि जिस बात ने येहुआन को और भी असहाय बना दिया वह ये थी कि दोनों लड़कियां वास्तव में बातचीत करने लगीं। वे जितनी बातें करते उतने ही उत्साहित होते जाते। उन्होंने येहुआन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जहां तक हॉलिंग मून सिल्वर वुल्फ शावक किंग यू का सवाल है, यह एक असहाय अभिव्यक्ति के साथ चुपचाप येहुआन के बगल में लेट गया। अल्पिराम, क्योंकि वे गाड़ी से यात्रा कर रहे थे, जू परिवार का बेड़ा बहुत तेज नहीं था। वे लगभग एक सप्ताह के बाद ही लियान्युन शहर पहुंचे। इस समय येहुआन उन्हें ये परिवार के पास ले आए और बैठक आयोजित करने के लिए लिन परिवार से संपर्क किया। हालांकि लियान्युन शहर केवल एक छोटा शहर था, 3 महान परिवारों को विश्वास था कि वे इसे एक बड़े शहर के रूप में विकसित कर सकते हैं। जब तक ये कुछ हद तक फला फूला, इसे एक बड़े शहर में प्रचारित किया जा सकता था। उस समय वे एक नगर स्वामी नियुक्त कर सकते थे। येहुआन ने जू परिवार को 200 मिलियन टन चांदी भी लौटा दी। हालांकि जू परिवार का व्यवसाय खत्म हो गया था। जूहा एक व्यवसाय था। वह कई लोगों को जानता था। जब तक उनके पास फंड था तब तक उनके लिए वापसी करना मुश्किल नहीं होगा। येहुआन ने शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय से मार्शल आर्ट नहीं निकाला। आखिर उसके पास अपने उसूल तो थे ही। जहां तक उन्हें प्राप्त मार्शल आर्ट की बात है, उन्होंने उनकी कुछ प्रतियां निकाली और उन्हें 3 महान परिवारों को भेज दिया। ये लगभग नया साल था और येहुआन शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में लौटने की जल्दी में नहीं था। गुवान युलान के पास भी करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह येहुआन को नए साल के लिए परिवार में रहने के लिए सहमत हो गई।
कबीले जैसे बड़े कबीले के लिए भी ऐसा ही था। हालांकि उनमें से कई थे, उन्होंने मार्शल आर्ट क्षेत्र में एक भोज का आयोजन किया। भले ही उनका उपनाम ये था या नहीं, वे सभी एक साथ जश्न मनाते थे। हालांकि इस उत्सव के दिन ये कबीले में कुछ बड़ा हुआ। अचानक एक व्यक्ति ये परिवार में घुस गया। कुछ ही परिवार रक्षकों की हत्या करने के बाद उसकी अचानक मृत्यु हो गई। ये सुनकर ये झांक जल्दी से लोगों को ले आए। हालांकि जब उसने मृत व्यक्ति को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से मार्शल आर्ट क्षेत्र में लौट आया और ये हुआन को बुलाया। ये हुआन को इस बारे में पता नहीं था। हालांकि जब उसने मृत व्यक्ति को देखा तो वह पूरी तरह से सदमे में आ गया। इस व्यक्ति ने शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय की वर्दी पहनी हुई थी। इसके अलावा यह एक बुजुर्ग की वर्दी थी। ये कौन है? ये हुआन ने एल्डर को पलट दिया और कहा, एल्डर। वह व्यक्ति जो अचानक एक कबीले में घुस गया और नरसंहार शुरू कर दिया, वह वास्तव में लू बुपिंग के दादा एल्डर लूची थे। तुरंत ये हुआन ने स्थिति के अंदर और बाहर को समझा। उस दिन हम एक साथ ब्लैक वाटर झील पर गए थे। हमें शायद किसी डाकू ने देखा होगा। इस लूची को इस बारे में पता चला। हालांकि मैंने उससे झूठ बोला, इसलिए उसने सोचा कि लू बुपिंग की मौत से मेरा कुछ लेना देना है, इसलिए वह बदला लेने के लिए आया था। हालांकि उसकी मृत्यु कैसे हुई? ये हुआन ने मौत के कारण की जांच शुरू की। जब उसने एल्डरलू के कपड़े खोले तो वह ये देखकर चौंक गया कि एल्डरलू की पूरी बाईं छाती ढह गई थी। उसे एक मुक्के से मार दिया गया। एल्डरलू मार्शल पथ के 10वें क्षेत्र के मध्य में एक मार्शल कलाकार थे। उसे एक मुक्के से मारने में सक्षम होने के लिए मुझे डर है कि वह व्यक्ति मार्शल पथ के 10वें दायरे के चरम पर है। हालांकि ये हुआन समझ नहीं पाया। हालांकि जब उसने ये कबीले के रक्षकों की लाशें देखी तो उसके दिमाग में एक संभावना कौंध गई। पिछली बार जब वे चेन कबीले को नष्ट करने गए थे तो लियान्यून सिटी लॉर्ड ने सिटी गार्ड की 2 टीमों को ये और लिन कुलो में भेजा था। लिन कबीले में लिनजियो था, लेकिन ये कबीले में कोई विशेषज्ञ नहीं था। हालांकि ये कबीला उस समय ठीक था। उस समय उन्होंने सोचा कि यह एक गुजरने वाला विशेषज्ञ था जिसने उन्हें बचाया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह मामला अभी थोड़ा अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई गुप्त रूप से मेरे ये परिवार की रक्षा कर रहा हो? ये हुआन के दिमाग में एक विचार कौंध गया। ये संभावना वास्तव में थी और यह बहुत अधिक थी। अन्यथा लूची यहाँ क्यों मरेगी? चाचा, ये व्यक्ति केवल बिखरते बादल संप्रदाय के एक बुजुर्ग के कपड़े पहन रहा है। हालांकि यह मामला काफी महत्व का है। आपको याद रखना चाहिए कि यह खबर न फैलाएं, ये हुआन ने जल्दबाजी में ये झांक से कहा। मैं समझता हूँ, ये झांक ने स्पष्ट रूप से समझाया। सौभाग्य से केवल 3 गार्ड और 2 नौकर इस मामले के बारे में जानते थे। तुरंत उसने नौकरों को इन गार्डों को दफनाने का आदेश दिया जो ड्यूटी के दौरान मर गए थे। उसने उन्हें लूची के कपड़े उतारने और जलाने का भी आदेश दिया। हालांकि ये हुआन को नहीं पता था कि वह विशेषज्ञ कौन था, नहीं वह जानता था कि वह ये परिवार की रक्षा क्यों करना चाहता था। उसके दिल में एक हल्का सा अनुमान था कि यह विशेषज्ञ उसके पिता से संबंधित हो सकता है, जो कई वर्षों से घर छोड़ चुके थे। नए साल के दौरान एक हत्या एक अच्छा संकेत नहीं था, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से लूची को एक रहस्यमय विशेषज्ञ ने मार डाला। अन्यथा ये हुआन भी उसे रोक नहीं पाएगा यदि उसने ये परिवार में नरिशंस व्यवहार किया। हालांकि यह छोटा सा प्रकरण थोड़ा भयावह था। सौभाग्य से इससे निपट लिया गया था। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, यहाँ तक कि गुवान यूलान को भी अंधेरे में रखा गया था। ये हुआन को केवल ये दिखावा करने की जरूरत थी कि वह कुछ भी नहीं जानता था। नए साल के बाद ये हुआन कुछ दिनों के लिए लियान्यून शहर में रहे। फिर वह गुवान यूलान के साथ बिखरते बादल संप्रदाय को वापस रिपोर्ट करने के लिए तैयार हुआ। इस बार वह शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में जोऊ कैंग को रिपोर्ट करने जा रहा था। फिर वह हुआंग मिंग को खोजने के लिए साउथ फॉरेस्ट सिटी जाएगा। इस समय ये हुआन पहले ही गुवान यूलान के साथ रवाना हो चुका था। लक्ष्य शहर छोड़ चुका है। पालन करना अल्पिराम। हालांकि किंग यू की वृद्धि बहुत तेज थी और 1 महीने से भी कम समय में एक बड़े पीले कुत्ते के आकार तक बढ़ गई थी। इसकी ताकत को रैंक 3 राक्षस माना जा सकता है। हालांकि इसका आकार गुवान यूलान की सवारी के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए ये हुआन और गुवान यूलान को अभी भी शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में वापस जाना पड़ा। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि पीछे एक टीम थी। ये टीम काफी सतर्क थी, यहाँ तक कि ये हुआन ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि जब ये हुआन लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाओं पर पहुंचे तो अंततः उनकी नजर इस टीम पर पड़ी। हालांकि वे पहले से ही उसकी ओर चार्ज कर रहे थे। जैसे ही ये हुआन ने लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में प्रवेश किया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक टीम उसकी ओर दौड़ रही है। इस टीम में कुल 6 लोग थे। हालांकि वे बहुत तेज थे। वे कम से कम मार्शल आर्ट लेवल 9 मार्शल कलाकार थे। वे अच्छे इरादे से नहीं आते। ये हुआन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह तुरंत अपने चेहरे पर सतर्क भाव के साथ अपने घोड़े से कूद गया। उसे 100% यकीन नहीं था कि ये 6 लोग उसके लिए आ रहे हैं, इसलिए वह पहले हमला नहीं कर सका। गुवान यूलान ने भी इस पर ध्यान दिया और हल्के से जमीन पर उतर गया। इतना ही नहीं, बल्कि किंग यू ने भी कमजोर राहत छोड़ी। ये स्पष्ट रूप से शत्रुता महसूस करता था। 6 लोग तेजी से आगे बढ़े और अंततः ये हुआन के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर रुक गए। नेता अधेड़ था। उसने ये हुआन की ओर देखा और ठंड से मुस्कुराया। क्या बात है? ये हुआन ने 6 लोगों की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। आप जानते हैं कि हम यहाँ आपके लिए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? अधेड़ ने ये हुआन की ओर देखा और कहा, मैं क्यों नहीं करूंगा? ये हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर ऐसा है तो हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम 6 लोग लियान्यून शहर से पूरे रास्ते आपका पीछा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य तुम्हें मारना है। अधेड़ ने अपने इरादे बताए। जैसी उम्मीद थी, ये सुनकर ये हुआन का दिल कांप उठा। ये 6 लोग नेक इरादे से नहीं आए थे। वह पहले से ही लड़ाई के लिए तैयार था। हालांकि उसने फिर भी उत्सुकता से पूछा, तुम कौन हो? तुमने मेरे युवा गुरु को अपंग बना दिया। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया तो ये हुआन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसलिए वे फैन यू का बदला लेने के लिए यहाँ थे। तो आप स्काई क्रैकिंग संप्रदाय से हैं? ये हुआन ने सूंघा। नहीं, हम साउथ फॉरेस्ट सिटी फैन फैमिली से हैं। अधेड़ ने सिर हिलाया। इस उत्तर ने ये हुआन को भी एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। ये लोग असल में साउथ फॉरेस्ट सिटी के थे। तो आप फैन यू के परिवार से हैं? ये हुआन का चेहरा काला पड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि फैन परिवार वास्तव में साउथ फॉरेस्ट सिटी से था। साउथ फॉरेस्ट सिटी दक्षिण वन क्षेत्र का काउंटी शहर था। ये वह स्थान था जहां दक्षिण वन के 2य श्रेणी के राजकुमार रहते थे।
इसकी समृद्धि सामान्य बड़े शहरों से अधिक थी। इसमें परिवार भी ये परिवार से अतुलनीय थे। ठीक है बच्चे, चूंकि आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, तो आपको जाना चाहिए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात खत्म होने के बाद उसने येहुआन की ओर देखा और आगे कहा, योजना के अनुसार कार्य करो। उन्होंने यहाँ कार्रवाई करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यहाँ अक्सर हत्याएं और डकैतियां होती थीं। येहुआन को मारने के बाद उन्हें राक्षसी जानवरों को खिलाने के लिए उसके शरीर को जंगल में फेंकना पड़ा। इस तरह किसी को भी कोई सबूत नहीं मिल पाएगा और उन्हें स्काई क्रैकिंग संप्रदाय द्वारा खोजे जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। येहुआन ने उन 6 लोगों की ओर देखा जो खंजर खींचे हुए थे। उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगी। उसे अचानक लगा कि उसके सामने अधेड़ आदमी सीधा साधा नहीं है। उसे डर था कि उसके सामने का अधेड़ आदमी मार्शल पद के 10वें क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह किस दायरे में है। मार डालो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के आदेश पर उसके पीछे के 5 लोग बाहर निकले और दोनों तरफ से येहुआन पर हमला कर दिया। युलान, तुम पहले जाओ, येहुआन ने जल्दी से कहा। गुवान युलान विवादित था, वह मजबूत नहीं थी और अगर वह रुकती तो बोझ बनती, इसलिए उसने थोड़ा सिर हिलाया और किंग यू के साथ चली गई। उसी समय येहुआन ने डिवोरिंग स्पेस से क्लाउड पियर्सिंग बो को बाहर निकाला और हमला कर दिया। क्या 6 लोग स्तब्ध रह गए क्योंकि उनके दिमाग में एक शब्द कौंध गया। एक अंतरस्थानिक अंगूठी। तुरंत उनमें से 6 ने लालची भाव प्रकट किए। हालांकि उनमें से 2 के सिर पर अचानक ऊर्जा की 2 धाराएं लग गईं। उनके सिर फट गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पीक 9 दायरे, यह असंभव है, उद्धरण चिन्ह। अधेड़ सदमे में बोला। जब येहुआन ने येहुआन को अपंग कर दिया तो वह केवल मार्शल पद के शुरुआती 9वें क्षेत्र में था। इसलिए फैन परिवार ने येहुआन को मारने के लिए शुरुआती 9वें क्षेत्र में 5 विशेषज्ञों को भेजा। हालांकि फैन परिवार के उच्च अधिकारियों ने सुरक्षित रहने के लिए 10वें क्षेत्र में एक और मार्शल कलाकार को भेजा। वह अधेड़ आदमी था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येहुआन की खेती अचानक 2 क्षेत्रों तक बढ़ जाएगी। यदि यह मूल 5 होते तो वे येहुआन के साथ कुछ नहीं कर पाते। सौभाग्य से उन्होंने 10वें क्षेत्र में एक और मार्शल कलाकार भेजा। कितनी मजबूत प्रतिभा है, आपको जीने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधेड़ चिल्लाया, तुम लोग जाओ और उस लड़की को पकड़ लो, मैं इस लड़के से निपटूंगा। उसने अपने दिल में उपहास किया। येहुआन के पास एक इंटरस्पेशियल रिंग थी। जब तक उसने येहुआन को मार डाला, इंटरस्पेशियल रिंग उसकी होगी और उसे अब फैन परिवार में नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि 9वें क्षेत्र की शुरुआत में शेष 3 मार्शल कलाकार प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने सीधे येहुआन पर हमला किया। वे इंटरस्पेशियल रिंग के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। हालांकि येहुआन ने इन 3 लोगों के प्रति थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई जिन्होंने खुद को अधिक महत्व दिया। पू पू पू, दर्जनों हल्के तीर चले और तुरंत 3 लोगों के माथे में धंस गए। ये तीनों लोग पिछले 2 लोगों की तरह ही तुरंत मारे गए। अब जब येहुआन मार्शल पद के 9वें चरण के चरम पर था तो वह गोल्डन ईगल बो को पूरी तरह से खींच सकता था। केवल 10वें चरण का मार्शल पाथ कल्टीवेटर ही उसके हमले से बच पाएगा। जहां तक उन 5 लोगों की बात है, वे मार्शल पद के केवल 9वें चरण में थे। वे प्रतिक्रिया देने से पहले ही मारे गए। लानत है, अधेड़ मन ही मन ठिठुरता हुआ सूंघा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंटरस्पेशियल रिंग छीनने की? तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। हालांकि इन 5 लोगों ने उन्हें कुछ समय के लिए खरीदा भी था। इस समय वह पहले ही येहुआन की ओर दौड़ चुका था और मुक्का मार चुका था। 5 छोटे फ्राइज से निपटने के बाद येहुआन ने तुरंत अपना गोल्डन ईगल बो अपने डिवोर्स स्पेस में डाल दिया और पलटवार किया। बूम, आध्यात्मिक ऊर्जा के टकराव से सदमे की लहरें लहरों की तरह फैल गईं। उन दोनों ने एक दूसरे पर मुक्का मारा, लेकिन दोनों में से किसी का भी पलड़ा भारी नहीं रहा। ये कैसे संभव है? वे दोनों चौंक कर बोले। येहुआन ने अनुमान लगाया कि उनका मुक्का शुरुआती 10वें चरण के मार्शल पाथ कल्टीवेटर की तुलना में बहुत मजबूत था। हालांकि उनका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में उनके साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम था। इस व्यक्ति का शरीर बहुत मजबूत है, मुझे डर है कि उसने अपनी काया को संयमित कर लिया है। येहुआन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह 9वीं कक्षा की मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा था और उसका प्रतिद्वंद्वी भी 9वीं कक्षा की मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा के मामले में वह एक क्षेत्र से नीचे थे, लेकिन उनकी सबसे मजबूत विशेषता उनकी काया थी। ये तथ्य कि उनका प्रतिद्वंद्वी अंतर को कम करने में सक्षम था, ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उन्होंने अपनी काया को संयमित कर दिया था। अधेड़ बेहद हैरान था, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, वह था येहुआन को मारना, उसकी इंटरस्पेशियल रिंग को जब्त करना और फिर नानलिन काउंटी छोड़ना। हालांकि वह एक संयमित मार्शल कलाकार भी थे। जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी तुलना उससे की जा सकती है, तो वह स्वाभाविक रूप से जी भरकर लड़ना चाहता था। बूम बूम बूम, यह क्षेत्र तुरंत रेतीले तूफान में बह गया और तेज गड़गड़ाहट जारी रही। इन 10 सेकंड में येहुआन और अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कम से कम 100 मुक्कों का आदान प्रदान किया था। उनके द्वारा जमीन पर बमबारी की गई, जैसे कि यह उल्कापिंडों से टकराया हो। इस बच्चे से निपटना वाकई मुश्किल है, लेकिन अधेड़ को भी एहसास हुआ कि येहुआन कितना मजबूत था, लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं। येहुआन के शरीर के माध्यम से उसने गुवान युलान को देखा, जो दूर से देख रहा था। उसे पकड़ो और इस बच्चे को धमकाओ। अधेड़ के मन में तुरंत एक योजना थी। येहुआन को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पीछे हटते देखा। हालांकि उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नज़र का अनुसरण किया और गुवान युलान को पाया। अरे नहीं, वह मुझे धमकाने के लिए युलान का इस्तेमाल करना चाहता है। येहुआन ने तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी के इरादों को समझ लिया। इस समय अधेड़ उम्र का व्यक्ति गुवान युलान की ओर भागने लगा। कितना मजाक है, जब गति की बात आती है तो मैं कभी किसी से नहीं डरता। येहुआन पूरी गति से आगे बढ़ा और एक पल में अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पकड़ लिया। उसने अधेड़ की पीठ पर मुक्का मारा। इतनी जल्दी? अधेड़ का दिल कांप उठा। वह जानता था कि येहुआन की काया अद्भुत थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी तेज होगी। इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, उसे येहुआन का मुक्का लग गया। अभी येहुआन ने देखा कि केवल एक ही व्यक्ति बचा है, इसलिए वह उसके साथ अच्छी लड़ाई करना चाहता था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास गुवान युलान पर डिजाइन होंगे। यह अक्षम्य था। मैं तुम्हें थोड़ी देर और जीवित रहने देना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद मौत की सजा दोगे। आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। एक अजगर एक रिवर स्केल है और जो लोग इसे छूते हैं वे क्रोधित होंगे। बिना किसी संदेह के येहुआन क्रोधित था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा येहुआन को मुक्का मारने के बाद वह तुरंत नुकसानदेह स्थिति में आ गया। बाद के शक्तिशाली घूंसे उसके शरीर पर पागलपन से गिरे, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा।
मैं इस कदम का उपयोग आपको खत्म करने के लिए करूंगा। हॉट शैटरिंग पाम। येहुआन का शरीर अचानक बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया जो उसकी हथेली में जमा हो गई। फिर उसने जल्दी और सटीक रूप से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के दिल पर प्रहार किया। धमाका। एक पल में घनी आध्यात्मिक ऊर्जा अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर में घुस गई और उसका दिल चीर दिया। गुरगल गुरगल। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने बड़ी मात्रा में खून उगल दिया। हृदय विदीर्ण होने के कारण एक सच्चा आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ भी जीवित नहीं रह पाएगा। हम्फ। अपने सामने लाश को देखते हुए येहुआन ने बेरुखी से खर्राटे लिए। ये फैन परिवार वास्तव में उदार था जो अचानक इतने सारे विशेषज्ञों को बुलाने में सक्षम था। यदि ये तथ्य नहीं होता कि उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही तो परिणाम कहना कठिन होता। दुर्भाग्य से ये लोग एक मिशन पर निकले और अपने साथ कुछ भी अच्छा नहीं लाए। इसलिए येहुआन की लूट ज्यादा नहीं थी, केवल लगभग 10 लाख टन थी। जहां तक 6 लाशों की बात है, येहुआन ने उन्हें जंगल में फेंक दिया। यदि कोई राक्षसी जानवर वहां से गुजर रहा होता तो वे निश्चित रूप से उन्हें याद नहीं करते। इन 6 लोगों से निपटने के बाद येहुआन और गुवान युलान अपने रास्ते पर चलते रहे। रात होने पर ही वे आराम करने के लिए रुके। गुवान युलान ने येहुआन की ओर देखा और अंततः मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, संप्रदाय में लौटने के बाद क्या आप साउथ फॉरेस्ट सिटी जा रहे हैं? हाँ। येहुआन ने सिर हिलाया। फिर सावधान रहें, गुवान युलान ने उसे याद दिलाया। अचानक उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि अगर वह इस बार येहुआन से अलग हो गई तो उसे दोबारा देखना इतना आसान नहीं होगा। चिंता मत करो, थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है कि मैं मार्शल पद के 10वें चरण तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। जब वह समय आएगा तो यह प्रतियोगिता केक का एक टुकड़ा होगी, येहुआन ने आत्मविश्वास से कहा। गुवान युलान ने चुपचाप सिर हिलाया। येहुआन की योग्यता संभवतः पूरे नानलिंग क्षेत्र में बेजोड़ थी। वे दोनों थोड़ी देर के लिए चुप थे। गुवान युलान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और चुपके से येहुआन की ओर देखा। वह हकलाते हुए बोली, येहुआन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पिछली घटना के बाद से गुवान युलान को येहुआन के लिए एक विशेष एहसास हुआ। दिल में हमेशा छुपाती रही थी, लेकिन किसी कारण से जब उसने सुना कि येहुआन इंपीरियल कैपिटल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है तो उसे लगा कि अगर उसने इसे अभी नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। येहुआन ने अपना सिर उठाया। जब उसने गुवान युलान की अभिव्यक्ति देखी तो अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, अरे क्या ये लड़की मेरे सामने कबूल करने जा रही है? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अपने पिछले जीवन में येहुआन अभी भी एक आउट एंड आउट ओटाकू था। देवी देवता और न जाने क्या क्या उससे बहुत दूर थे, लेकिन अब एक देवी स्तर की लड़की उसके सामने कबूल कर रही थी। उसे अचानक थोड़ी बेचैनी हुई। हालांकि उसने फिर भी खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और ठंडे स्वर में कहा, क्या? आग की रोशनी गुवान युलान के गुलाबी चेहरे पर चमक उठी। उसकी शर्मीली उपस्थिति ने येहुआन को खुद को नियंत्रित करने में थोड़ा असमर्थ बना दिया। मैं। गुवान युलान अंततः अपना मुंह खोलने से पहले कुछ देर झिझकती रही। उसे दहाड़। हालांकि इस समय एक आवाज अचानक उनके कानों में गिर गई। उनके बगल में किंग यू ने यह सुनकर तुरंत धीमी दहाड़ सुनाई। आंदोलन हुआ। अरे मेरे अच्छे समय को कौन परेशान कर रहा है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? येहुआन अचानक अपने दिल में चिल्लाया। थोड़ी देर के बाद वह एक खुशहाल जीवन जीने में सक्षम हो सकता है। क्या पता था कोई उसे डिस्टर्ब कर देगा। कौन? येहुआन गुस्से में खड़ा हुआ और चिल्लाया। उसने अपने दिल में कसम खाई कि अगर कोई इंसान आएगा तो वह उस इंसान को पीट पीट कर सुअर के सिर में डाल देगा। यदि वह एक राक्षसी जानवर होता तो वह उसे पीट पीट कर सुअर राक्षस बना देता। लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति जम गई। यह आवाज फड़फड़ाने लगी और यह और भी करीब आती जा रही थी। इतनी जल्दी? येहुआन हैरान था। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी तब तक उनके सामने एक आकृति आ चुकी थी। यह एक व्यक्ति था। येहुआन का चेहरा सतर्कता से भरा था। उसने अपने सामने 10 मीटर से अधिक की आकृति को देखा और चिल्लाया, सर आप क्या चाहते हैं? घबराओ मत, यह मैं हूँ। यह आंकड़ा अचानक अंधेरे से बाहर चला गया। जब येहुआन ने इस व्यक्ति का चेहरा देखा तो उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। क्या यह उसका मालिक नहीं था? मालिक, तुम यहाँ क्यों हो? येहुआन ने आराम किया और आश्चर्य से पूछा। गुवान युलान भी बहुत हैरान था। झोउ कैंग ने उन्हें कैसे खोजा? मैंने अचानक सुना कि फैन यू की पृष्ठभूमि स्काई क्रैकिंग संप्रदाय के पहले शिष्य होने जितनी सरल नहीं है। वह साउथ फॉरेस्ट सिटी के फैन फैमिली से हैं। मुझे चिंता थी कि फैन परिवार आप पर कदम उठाएगा, इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए पहाड़ से नीचे आया। झोउ कैंग ने देखा कि येहुआन ठीक है और उसने राहत की सांस भी ली। मालिक, चिंता मत करो, आपका शिष्य इतनी आसानी से नहीं मरेगा। येहुआन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन झोउ कैंग के प्रकट होने के बाद से उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला हो। यह अच्छा है। झोउ कैंग ने सिर हिलाया और फिर येहुआन की तरफ चला गया। लेकिन अगले ही पल उसकी चट्टान जैसी झुर्रियां कांप उठीं और उसने चौंक कर कहा, मार्शल पद के 9वें चरण का शिखर। जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जो सच्चे आत्मा क्षेत्र में आधा कदम है। येहुआन गुप्त रूप से प्रभावित हुआ और उसने सिर हिलाया। हाँ मास्टर, आपका शिष्य एक प्रशिक्षण मिशन करने के लिए पहाड़ से नीचे चला गया। संयोग से मेरी आकस्मिक मुठभेड़ हुई और मैं मार्शल पद के 9वें चरण के शिखर तक पहुंच गया। झोउ कैंग इतना चौंक गया कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह इतना चौड़ा खुल गया कि उसमें एक अंडा भरा जा सकता था। केवल एक छोटे से महीने में येहुआन वास्तव में मार्शल पद के 9वें चरण के शिखर तक पहुंच गया। यह निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। येहुआन की योग्यता न केवल ऊंची थी बल्कि उसकी किस्मत भी बहुत अच्छी थी। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं पूछा। इसके बजाय उसने येहुआन को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। अच्छा, यह सचमुच अच्छा है। झोउ कैंग इतना उत्साहित था कि वह बोल नहीं सका। हालांकि येहुआन को लगा कि यह अजीब है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। चूंकि वह यहाँ झोउ कैंग से मिले थे, इसका मतलब था कि उन्हें शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में लौटने की जरूरत नहीं थी और वह सीधे साउथ फॉरेस्ट सिटी जा सकते थे। उन्होंने तुरंत झोउ कैंग को ओआंगमिंग के मामले के बारे में बताया। क्या शाही गश्ती? झोउ कैंग ने कहानी सुनने के बाद वह चौंक गया क्योंकि येहुआन ने उसे बहुत सारे आश्चर्य दिए थे। हाँ, ये शिष्य इस बार शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में आपको ये सूचित करने के लिए लौटा कि यह शिष्य इंपीरियल कैपिटल टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता है। येहुआन ने सिर हिलाया। झोउ कैंग ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, ये ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक और मामले में खोजने के लिए पहाड़ से नीचे आया। पहले मेरे साथ एक जगह आओ, फिर हम चले जाएंगे। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? येहुआन ने भौहें सिकोड़ लीं और उत्सुकता से पूछा, यह क्या है?
जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह हम तुरंत चले जाएंगे, झोउ कैंग ने गुवान यूलान से कहा। इतना जरूरी? ये हुआन ने पूछा। झोउ कैंग ने बताया, इंपीरियल पेट्रोल को एक महान दर्जा प्राप्त है, आप लापरवाही नहीं कर सकते। मैंने इस टूर्नामेंट के बारे में भी सुना है, यह एक बहुत अच्छा चरण होगा, इसलिए आपको ठीक से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये हुआन ने सिर हिलाया। इस टूर्नामेंट का पैमाना बहुत बड़ा था। आखिरकार प्रोफाउंड सन इंपीरियल कैपिटल में कई प्रभावशाली लोग थे। हो सकता है कि उनके अधीनस्थों की योग्यता उनकी जितनी अच्छी न हो, लेकिन उम्र के मामले में उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। यूलान, आप अकेले ही बिखरते बादल संप्रदाय में वापस जा सकते हैं, झोउ कैंग ने अचानक गुवान यूलान से कहा। हालांकि वह बहुत अनिच्छुक थी, गुवान यूलान केवल थोड़ा सा सिर हिला सका। झोउ कैंग को इतने महत्वपूर्ण समय में उपस्थित होने के लिए किसने कहा? इसलिए वह केवल ये हुआन के वापस आने और वह कहने का इंतजार कर सकती थी जो वह अपने दिल में छिपा रही थी। ठीक है, चलो चलें। झोउ कैंग थोड़ा अधीर लग रहा था और उसने जल्दबाजी में कहा। ये जुबान भी बहुत असहाय था। झोउ कैंग किसी भी समय आ सकता था, लेकिन उसे अभी उपस्थित होना था। क्या अफसोस है, थोड़ी देर में वह एकल कुत्तों के रैंक को छोड़ने में सक्षम हो सकता है। फिर उन्होंने झोउ कैंग का पीछा किया और चले गए। फैन परिवार ने पहले ही बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजा था। ये स्पष्ट था कि वे जीतने के लिए दृढ़ थे, इसलिए ये हुआन गुवान यूलान की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं थे और झोउ कैंग के साथ चले गए। अल्पिराम भ्रमित ये हुआन ने झोउ कैंग का पीछा किया और चला गया। वे बहुत तेज थे। 9वीं पर्वत श्रृंखला के शॉर्टकट से निकलने में उन्हें केवल एक रात लगी। फिर झोउ कैंग ये हुआन को दूसरी दिशा में ले आए। रास्ते में झोउ कैंग ने ये हुआन से कुछ बातें पूछी, ज्यादातर ऑन मिंग और शाही राजधानी में टूर्नामेंट के बारे में। एक दिन बाद वे अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचे। यह एक उजाड़ पहाड़ था, ऐसा पहाड़ जहां राक्षसी जानवर भी नहीं घूमते थे। पहुंचने के बाद झोउ कैंग ये हुआन को सीधे पहाड़ की चोटी पर एक छोटे से घर में ले आए। इससे पहले कि ये हुआन पूछ पाता, झोउ कैंग ने घर में एक बड़े बाथटब की ओर इशारा किया और कहा, आओ कूदो। क्या? ये हुआन ने आश्चर्य से झोउ कैंग की ओर देखा, फिर बड़े बाथटब की ओर देखा। उसने देखा कि बड़ा बाथटब पहले से ही तरल से भरा हुआ था, लेकिन वह लाल था। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, खून की तेज गंध आने लगी, जिससे वह अनियंत्रित रूप से भौहें सिकोड़ने लगा। खून की गंध ने उसे लाशों की घाटी के दृश्य की याद दिला दी। यह एक औषधीय तरल है जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए बनाया है। इसमें 100 अलग अलग राक्षसी जानवरों का खून और बड़ी मात्रा में पूरक जड़ी बूटियां शामिल हैं। जब तक आप एक दिन के लिए इसमें भिगोते हैं, तब तक आपकी काया में काफी सुधार होगा और यह आपके मेरिडियन को भी अनब्लॉक कर सकता है। यह आपकी भविष्य की खेती के लिए फायदेमंद होगा, झोउ कैंग ने समझाया। ओह, ये सुनकर ये हुआन की आंखें चमक उठीं। राक्षसी जानवरों का खून उसके शरीर को मजबूत कर सकता है और उसके मेरिडियन को खोल सकता है। पवित्र बकवास, यह अच्छी चीज है। उसने तुरंत कृतज्ञता के आंसू के साथ झोउ कैंग को देखा। उन्होंने झोउ कैंग पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। आखिरकार झोउ कैंग उसका स्वामी था। ये हुआन ने शिष्यों द्वारा अपने स्वामियों की हत्या करने के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी किसी गुरु द्वारा किसी शिष्य को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सुना था। इसके अलावा उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो झोउ कैंग को पसंद हो, इसलिए झोउ कैंग के पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं था। उसी समय ये हुआन अपने कपड़े उतारे बिना सीधे बड़े बाथटब में कूद गया। लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई वह नहीं है जिसकी उसने कल्पना की थी। डिंग, मेजबान को जहर दिया गया है, विषण शुरू हो रहा है। जब ये हुआन बाथटब में कूदा तो उसके दिमाग में यह वाक्य गूंज उठा। 100 फ्लावर ब्लडलाइन ये हुआन को 100 प्रकार के जहर से प्रतिरक्षित बना सकती थी, लेकिन ये केवल 100 प्रकार के जहर तक ही सीमित थी। यदि यह एक उच्च श्रेणी का जहर था तो 100 फ्लावर ब्लडलाइन इसे धीरे धीरे ही विषण कर सकती थी। जिस बात ने ये हुआन का चेहरा पीला कर दिया वह ये थी कि बाथटब में कूदने के बाद वह अपने पूरे शरीर को हिला नहीं सका। केवल उसका सिर, जो पानी के ऊपर था, हिल सकता था। मालिक, मैं अपना शरीर क्यों नहीं हिला सकता? ये हुआन ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, डरो मत, इस औषधीय तरल में 1000 चांदी के फूल का रस होता है। यह आपके शरीर को अस्थायी रूप से सुन्न कर सकता है। जब झोउ कैंग ने ये हुआन की अभिव्यक्ति देखी तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। 1000 चांदी के फूल? ये हुआन ने तुरंत अपने दिमाग की खोज की, लेकिन कोई प्रासंगिक यादें नहीं मिली। पहले जब वह बिखरते बादल संप्रदाय में था तो उब जाने पर वह कुछ मानचित्र देखता था। उनमें से स्वर्गीय खजानों के रिकॉर्ड थे ताकि भविष्य में जब उनका सामना हो तो वह उन्हें पहचानने में असमर्थ न हो। हालांकि उन्होंने इस 1000 चांदी के फूल के बारे में कभी नहीं सुना था। इस वक्त उनका पूरा शरीर पानी में डूब गया। उसके सिर के अलावा वह कुछ भी महसूस नहीं कर सका। ऐसा लगता था जैसे उसके पास केवल एक सिर था। ऐसा लग रहा था कि 1000 चांदी के फूल का प्रभाव बहुत तेज था। यहाँ तक कि 100 फ्लावर ब्लडलाइन भी इससे प्रतिरक्षित नहीं थी। वह इसे धीरे धीरे ही डिटॉक्सिफाई कर सकता था। नहीं, कुछ गड़बड़ है। उसके इरादे और भी हैं। ये हुआन ने झोउ कैंग की अभिव्यक्ति को याद किया और कुछ संदेह करना शुरू कर दिया। हालांकि वह बहुत चिंतित नहीं था क्योंकि भक्षण प्रणाली कुछ भी खा सकती थी। भले ही उसका शरीर हिल न सके, जब तक उसके हाथ पानी में थे वह पूरे बाथटब को खा सकता था। इसके अलावा भले ही 1000 सिल्वर फ्लावर का प्रभाव बहुत मजबूत था, 100 फ्लावर ब्लडलाइन ने पहले ही इसे विषण करना शुरू कर दिया था। ये हुआन ने 100 फ्लावर ब्लडलाइन खरीदने से पहले वह केवल ये जानता था कि इसके 2 प्रभाव थे। एक था किसी की ठीक होने की क्षमता को बढ़ाना और दूसरा था किसी को जहर से प्रतिरक्षित बनाना। हालांकि ये हुआन ने 100 फ्लावर ब्लडलाइन खरीदने के बाद पाया कि इसका एक छिपा हुआ प्रभाव था। जहर खाने के बाद यह अपने आप जहर को डिटॉक्सिफाई कर देगा। जहर जितना मजबूत होगा, विषण प्रक्रिया उतनी ही धीमी होगी। हालांकि जब तक किसी को एक बार जहर दिया जाता है और जहर को सफलतापूर्वक विषण किया जाता है, तब तक उसके शरीर में इसके प्रति प्रतिरोध विकसित होता रहेगा। भले ही भविष्य में किसी को उसी जहर का सामना करना पड़े, फिर भी उन्हें दोबारा जहर नहीं दिया जाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे ये हुआन को 100 फ्लावर ब्लडलाइन खरीदने के बाद ही पता चला, इसलिए वह चिंतित नहीं था। गुरु, आपके शिष्य को अचानक पेशाब करने की जरूरत है, ये हुआन अचानक चिल्लाया। बकवास, आप अपने शरीर में कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। आप ऐसा कैसे महसूस कर सकते हैं? मैंने इस औषधीय तरल को गढ़ने में बहुत प्रयास किया। तुम यहीं रहो, मास्टर जी थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे। झोउ कैंग ने ठंड से खर्राटे लिए, फिर ये हुआन को पीछे छोड़ दिया। उसे उस औषधीय तरल पर बहुत भरोसा था जो उसने बनाया था। वह वास्तव में चला गया। ये हुआन ने दूर तक कदमों की आवाज़ सुनी। झोउ कैंग वास्तव में चला गया।
इस समय उनका दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया था। उसे लगा कि उसका मालिक, जिससे वह केवल कुछ ही बार मिला था, का कोई गुप्त उद्देश्य था। हालांकि उसके मालिक के पीछे क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे संयोग से कुछ खाते हुए देखा हो और सोचा हो कि मेरे पास एक इंटरस्पेशियल रिंग है? ये हुआ ने अपने दिल में अनुमान लगाया। हालांकि यह संभव था, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने लापरवाही से उसे 30,000 शैटरिंग क्लाउड सैक पॉइंट दिए थे, उसे इसके बाद नहीं होना चाहिए। चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, मैं यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। भक्षण स्थान दर्ज करें, ये हुआ ने सोचा। फिर पूरा बाथटब अंदर के गंदे तरल के साथ अचानक गायब हो गया। फिर उसका पूरा शरीर फर्श पर लंगड़ा कर गिर गया। थाउजेंड सिल्वर फ्लावर का संवेदनाहारी प्रभाव अभी भी था, लेकिन ये हुआन के बाहर आने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि विषण प्रभाव में काफी सुधार हुआ है। इस दर पर इसे 10 मिनट में खत्म कर देना चाहिए। ये हुआ ने अपने दिल में गणना की। उन्होंने प्रार्थना की कि जो कैंग इस अवधि में वापस न आए, अन्यथा उसके लिए समझाना मुश्किल होगा। हालांकि उनकी चिंताएं अनावश्यक थीं। 10 मिनट के बाद वह अंततः अपने शरीर को हिलाने में सक्षम हो गया। हालांकि अपनी गतिशीलता पुनः प्राप्त करने के बाद वह तुरंत बच नहीं पाया। इसके बजाय उसने औषधीय तरल का टब निकाला और फिर से उसमें प्रवेश किया। हाँ, जैसा कि अपेक्षित था, उस 1000 चांदी के फूल का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हुआ ने अपना हाथ हवा में बढ़ाया और जोर से हंसा। द 100 फ्लावर ब्लडलाइन ने पहले ही जहर को विषण कर लिया था। वहीं उनका जहर प्रतिरोध भी बढ़ गया था। अब से इस तरह के जहर उस पर प्रभावी नहीं होंगे। हालांकि जैसे ही ये हुआन इस बारे में सोच रहा था कि भागना है या नहीं, अचानक बाहर से कदमों की एक श्रृंखला आ गई। एफ तारांकन सी के, वह वापस आ गया है। ये हुआन का दिल कांप उठा। उसने तेजी से अपना हाथ नीचे खींचा और अपनी पिछली मुद्रा में लौट आया। क्लैंग, लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया। जो व्यक्ति अंदर आया वह वास्तव में जो कैंग था, जो अभी अभी गया था। शिष्य, मास्टर वापस आ गया है। जो कैंग ने मुस्कुराते हुए ये हुआन की ओर देखा। अब आपकी काया शायद चुपचाप बदल रही है। क्या आप इसे महसूस करते हैं? ये हुआन स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, एक बदलाव है। बकवास, आप अभी भी इसे महसूस नहीं करते हैं। आप इसे कैसे महसूस कर सकते हैं? हालांकि ये औषधीय तरल विशेष रूप से मेरे द्वारा तैयार किया गया था। यह आपकी काया में काफी सुधार कर सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से अवशोषित करने में लगभग 1 दिन लगेगा। जो कैंग मुस्कुराया। ये वास्तव में सच है। ये औषधीय तरल वास्तव में मेरी काया में सुधार कर सकता है और मेरे मेरिडियन को अनब्लॉक कर सकता है। ये हुआन हैरान था। इस समय वह थोड़ा संदिग्ध था। क्या जो कैंग का उसके प्रति कोई गुप्त उद्देश्य था? अपना समय लो, इससे पहले कि आप अवशोषित करना समाप्त करें, मास्टर आपको किसी की सिफारिश करेगा। जो कैंग ने बोलना समाप्त करने के बाद ये हुआन की आश्चर्यचकित दृष्टि के तहत वह लकड़ी के घर से बाहर निकला, एक व्यक्ति को पकड़ लिया और ये हुआन के सामने फेंक दिया। इस व्यक्ति ने हरे रंग का वस्त्र पहना था और उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी। हालांकि उसका पूरा शरीर ठंडा और सफेद था और जीवन का कोई संकेत नहीं था। मालिक, ये कौन है? ये हुआन ने लाश का चेहरा देखा और आश्चर्य से पूछा। मुझे लगता है कि आपको उसका नाम सुनना चाहिए था। उसका नाम जोंगयांग है। जो कैंग ने उत्तर दिया। जोंगयांग। ये हुआन वास्तव में इस नाम से बहुत परिचित थे क्योंकि यह व्यक्ति शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय का नंबर 1 आंतरिक शिष्य था। क्या जोंगयांग? वह कैसे हो सकता है? ये हुआन ने कहा। जो कैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मास्टर ही थे जिन्होंने उसे मार डाला। इस जवाब से ये हुआन का चेहरा भी सख्त हो गया। जो कैंग ने जोंगयांग को मार डाला? क्यों? क्या आपको यह अकल्पनीय लगता है? बिखरते बादल संप्रदाय के उप संप्रदाय मास्टर के रूप में मैं नंबर 1 आंतरिक शिष्य जोंगयांग को क्यों मारूंगा? जो कैंग उदासीनता से मुस्कुराया और बदले में पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस साल मास्टर की उम्र कितनी है? ये हुआन ने अपना सिर हिलाया। जो कैंग का चेहरा बहुत पुराना था। वह लगभग 70 वर्ष का लग रहा था। हे, मास्टर वास्तव में इस वर्ष 90 वर्ष के हैं। मास्टर को अपने शुरुआती वर्षों में कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, इसलिए वह अब तक जीवित रहने में सक्षम थे। हालांकि मैं पहले से ही महसूस कर सकता हूं कि मेरे पास जीने के लिए 2 साल और नहीं है जब तक कि मैं सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता। उद्धरण चिन्ह। जो कैंग आत्मनिंदा करते हुए हंसे। हालांकि मेरी योग्यता के साथ मुझे डर है कि सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करना मुश्किल होगा। हालांकि मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मैंने एक दुष्ट साधना पद्धति विकसित करना शुरू किया जो मैंने एक बार प्राप्त की थी। ये हुआन ने चुपचाप सुना। उसकी आंखें चमक उठीं। वह पहले से ही जानता था कि जो कैंग क्या करना चाहता था। जब इस दुष्ट साधना तकनीक को चरम सीमा तक विकसित किया जाता है तो कोई दूसरे व्यक्ति के शरीर को जब्त कर सकता है। मैं पहले से ही बूढ़ा हूं, इसलिए मैंने जोंगयांग को पकड़ लिया और तैयारी शुरू कर दी। मूल रूप से मेरे दिल में सबसे अच्छा उम्मीदवार फैन यू था। हालांकि फैन यू पूरे साल हेवन क्रैकिंग संप्रदाय में रहे, इसलिए मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सका। लेकिन फिर आप अचानक प्रकट हुए। हालांकि आप युवा हैं, आपकी प्रतिभा फैन यू से कहीं अधिक है। तो तुम मेरे कब्जे का लक्ष्य हो। जो कैंग की बातें सुनने के बाद ये हुआन का चेहरा डूब गया। उसने पहले ही जो कैंग के इरादों का अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उसका शरीर होगा। कब्जा, धिक्कार है। उसके साथ ऐसी भयानक बात 2 बार होने वाली थी। एक 16 वर्षीय पी केल्विनो मार्शल पाथ क्षेत्र। यदि मुझे आपका शरीर मिल जाए तो मैं 30 वर्ष की आयु से पहले नहीं, 25 वर्ष की आयु से पहले सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ। भविष्य में मैं सच्चे ऊर्जा क्षेत्र या यहाँ तक कि सच्चे गहन क्षेत्र का भी लक्ष्य रख सकता हूँ। जो कैंग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये हुआन का चेहरा काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि चीजें परेशानी वाली होने वाली हैं। कोई वास्तव में उसके शरीर को जब्त करने की साजिश रच रहा था। ये स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चल रहा था। अपनी कल्पना में जब जो कैंग ने उसकी योग्यता देखी तो वह उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा और उसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए अपनी सारी संपत्ति उस पर फेंक देगा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होगी। क्या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को जब्त करना वास्तव में संभव है? ये हुआन ने आश्चर्य से पूछा। वह बहुत निश्चित नहीं था क्योंकि यह शरीर बिल्कुल पृथ्वी पर उसके शरीर जैसा ही था। तिल भी उसी स्थिति में था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि उसका शरीर स्थानांतरित हो गया था या उस बदकिस्मत व्यक्ति का शरीर बिल्कुल उसके जैसा ही था। मुझे पूरा यकीन नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे मामलों के बारे में नहीं सुना है। लेकिन मैं केवल 2 साल और जी सकता हूँ। मेरे पास इस पर सब कुछ दांव पर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं असफल हुआ तो मैं पहले ही मर जाऊंगा।
जो कैंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। यदि यह एक साधारण व्यक्ति होता तो वे शायद आपके साथ एक खजाने की तरह व्यवहार करते और आपका पालन पोषण करते। हालांकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये हुआन, अपने मालिक को दोष मत दो। दोष? अगर मैं तुम्हें अभी हरा पाता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार चुका होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही शिष्य के शरीर का लालच करने की? तारांकन के आप, ये हुआन ने अपने दिल में शाप दिया। मैंने पहले ही बिखरते बादल संप्रदाय के मामलों को विभिन्न बुजुर्गों को सौंप दिया है। यदि मैं असफल हुआ तो आप उप संप्रदाय के नेता होंगे। यदि मैं सफल हो गया तो मैं बिखरते बादल संप्रदाय को महिमा की ओर ले जाऊंगा। जो कैंग ने कहा, फिर पूछा, शिष्य चिंता मत करो। यदि मैं सफल हुआ तो मैं निश्चित रूप से आपके ये परिवार और यूलान के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हे, यदि आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके लिए ये करूंगा। ये सुनकर ये हुआन के माथे की नसें बाहर निकल आईं। ये जो कैंग वास्तव में मानवीय चेहरे वाला एक जानवर था। अभी कुछ देर पहले वह असहाय लग रहा था, लेकिन अब उसके असली रंग सामने आ गए थे। वह पहले से ही 90 के दशक में था, लेकिन वह अभी भी गुवान यूलान के बारे में सोच रहा था। ऐसा लगता है कि मैं बाघ को पहाड़ पर लौटने नहीं दे सकता। अरे बूढ़े आदमी, मुझे तुम्हें बुद्ध से मिलने के लिए भेजना होगा। ये हुआन की आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। हे स्वामी, आपके शिष्य की केवल एक आखिरी इच्छा है। मुझे आशा है कि आप मेरे लिए ये कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से यह करूंगा। तारांकन के यू। जो कैंग के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई, लेकिन जल्द ही यह फिर से प्रकट हुई। हे, चिंता मत करो। ये 1000 चांदी का फूल आपको 2 दिनों के लिए पंगु बना सकता है। कल मैं कब्जा शुरू करूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने जोंग ज्ञान की लाश को लकड़ी के घर से बाहर निकाल दिया। फिर वह ये हुआन के सामने बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अरे, ये बूढ़ा व्यक्ति मार्शल पद की 10वीं रैंक के शिखर पर है। मेरे वर्तमान क्षेत्र के साथ अगर मैं उससे एक एक करके लड़ूं तो मेरी गेंदें निश्चित रूप से उसके द्वारा कुचल दी जाएंगी। इसलिए मुझे केवल उस पर चुपचाप हमला करने का अवसर मिल सकता है। ये हुआन ने जो कैंग की ओर देखा, जो बिल्कुल भी सतर्क नहीं था, और मन ही मन सोचा। हालांकि वह उच्च क्षेत्र के लोगों को चुनौती दे सकता था, लेकिन उसके और जो कैंग के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। उसे डर था कि वह जो कैंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। हालांकि उसकी ताकत में सुधार करने का एक तरीका अभी भी था, और वह औषधीय तरल का बैरल था। उसकी काया में सचमुच सुधार हो रहा था और उसकी मेरिडियन की अशुद्धियां भी धीरे धीरे गायब हो रही थीं। इसलिए वह एक दिन बाद जो कैंग पर चुपचाप हमला करना चाहता था, जब जो कैंग उस पर कब्जा करने वाला था। ये जो कैंग बिल्कुल भी सतर्क नहीं लग रहा था। यदि गुप्त हमला सही था तो वह उसे एक पल में मारने में सक्षम हो सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तब भी वह उसे भारी चोट पहुंचा सकता था। इस प्रकार उसके पास अभी भी जीतने की उच्च संभावना थी। आखिरकार जो कैंग ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसने पहले से ही 1000 चांदी के फूल के सुन्न प्रभाव को हटा दिया था। भले ही मैं गोल्डन ईगल बो को खा जाऊं, मुझे डर है कि यह मुझे मार्शल पद की 10वीं रैंक तक पहुंचने नहीं देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने विंचेजिंग लेपर्ड वंश को इंटरमीडिएट रैंक तक बढ़ाने के लिए केवल बिंदुओं का उपयोग कर सकता हूं, फिर गुप्त हमले के बाद तुरंत भाग सकता हूं? नहीं, मेरा स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं है। अगर मैं जबरदस्ती अपने विंचेजिंग लेपर्ड ब्लेडलाइन को ऊपर उठाऊंगा तो मेरे शरीर में विस्फोट होने का खतरा होगा। रूढ़िवादी होना बेहतर है, ये हुआन ने अपने दिल में सोचा। इस समय उन्होंने अचानक उस कारण के बारे में सोचा कि जो कैंग इतना शांत क्यों था। क्या ये औषधीय तरल के इस बैरल के कारण नहीं था? ये हुआन की आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकलीं। उसने पहले ही एक जवाबी उपाय के बारे में सोच लिया था। हालांकि जो कैंग मार्शल पद के 10वें चरण के चरम पर था। भले ही ये हुआन मार्शल पद के 10वें चरण में पहुंच गया हो, उसकी जीत की संभावना कम थी। इसलिए उन्होंने अपनी काया को मजबूत करने के लिए औषधीय तरल के सार को अवशोषित करना चुना। फिर वह जो कैंग पर गुप्त हमला करेगा। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। हे बूढ़े बूढ़ा, चूंकि तुम्हें मेरे शरीर में दिलचस्पी है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये हुआन अंदर की ओर सूंघा। समय थोड़ा थोड़ा बीतता गया। हालांकि जो कैंग अपनी आंखें बंद करके खेती कर रहा था, ये हुआन को लगा कि यह हमला करने का अच्छा समय नहीं है। मार्शल पद के 10वें चरण के चरम पर एक मार्शल कलाकार की प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थीं। उसका गुप्त हमला विफल हो सकता है, इसलिए कब्जे के समय तक इंतजार करना बेहतर होगा। जल्द ही एक दिन बीत गया। इस दौरान ये हुआन बाथटब में चुपचाप बैठे रहे और बिल्कुल भी हिलते नहीं रहे। उसका बट बवासीर बढ़ने वाला था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। बाथटब में एक दिन बिताने के बाद उनकी काया में कम से कम 30% का सुधार हुआ था। अभी उन्हें पूरा विश्वास था कि वह मार्शल पद के 10वें चरण के मध्य में एक मार्शल कलाकार से लड़ सकते हैं। इस समय जो कैंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। मैंने औषधीय तरल के अधिकांश सार को अवशोषित कर लिया है। मेरे शिष्य, क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं? जो कैंग खड़े हुए और बोले। ये हुआन ने सूंघा। बूढ़े बूढ़ा, मुझे लग रहा है कि इस बार तुम मरे हुए मांस हो। हालांकि जो कैंग ने इस वाक्य को गलत समझा। उसने सोचा कि ये हुआन जो कैंग पर कब्जा करने में अपनी विफलता का जिक्र कर रहा था। अगर मैं असफल होता हूं तो यही मेरी किस्मत है। यदि मैं सफल हो गया तो मैं आपकी जगह ले लूंगा और अपनी पीढ़ी का सबसे मजबूत बन जाऊंगा। जो कैंग ये हुआन के सामने चला गया और अचानक 2 सूखे हाथ फैला दिए। मेरी ताकत से तुम्हें वश में करना आसान है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके पूरे शरीर को पंगु बनाने के लिए 1000 चांदी के फूल का उपयोग क्यों किया? क्योंकि इसके बाद मेरी उंगलियां आपके मंदिरों को छेद देंगी और आपके मस्तिष्क से संपर्क बनाएंगी। क्या? ये सुनने के बाद ये हुआन की खोपड़ी सुन्न हो गई। इस दुष्ट तकनीक को वास्तव में कब्जे के दौरान ऐसा करना था। जब ये हुआन ने अपने मंदिरों में छेद किए जाने के बारे में सोचा तो वह सीधे इस बूढ़े गीजर को मारना चाहता था। ठीक है, बस अपना भाग्य स्वीकार करो। जो कैंग ने ये हुआन के मंदिर पर टैप करने की तैयारी करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। ये हुआन आधा अधूरा डर गया था। उसने जल्दी से कहा, रुको। यदि आपके पास कोई अंतिम शब्द है तो बस उन्हें कहें। जो कैंग का हाथ अचानक रुक गया। मैं तारांकन के आपके दादाजी। ये हुआन दहाड़ा और अचानक खड़ा हो गया। बिजली की गति से उसने हथेली से प्रहार किया और जो कैंग के दिल पर सटीक प्रहार किया। धमाका। ये पाम शैटरिंग क्लाउड सेक्ट हॉट शैटरिंग पाम की रैंक 10 मार्शल आर्ट थी। वह घनी आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे जो कैंग के शरीर में प्रवेश कर गई और उसके दिल को बेरहमी से फाड़ दिया। हालांकि बाद वाला अभी भी मार्शल पद के 10वें चरण के चरम पर था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ये हुआन की तुलना में एक संपूर्ण क्षेत्र अधिक थी, इसलिए ये हुआन की हथेली उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
क्या? जो कैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। सौभाग्य से उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके इसमें से कुछ को अवरुद्ध कर दिया, वरना ये हथेली का प्रहार ही काफी होता उसके दिल को चीर देने के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकड़ी के टब में भीग रहा ये हुआन अचानक कैसे खड़ा हो सकता है और उस पर हमला कर सकता है जिससे उसकी लगभग मौत हो जाएगी। वह मरा नहीं है। ये हुआन स्तब्ध रह गया। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और सीधे जो कैंग के चेहरे पर गंदला औषधीय तरल छिड़क दिया। हालांकि औषधीय तरल का सार ये हुआन द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, 1000 सिल्वर फ्लावर का प्रभाव अभी भी मौजूद था। जब खून का पूल जो कैंग के चेहरे पर गिरा तो उसने तुरंत उसका चेहरा सुन्न कर दिया। अच्छा नहीं, जो कैंग का चेहरा सुन्न हो गया था, लेकिन उसका मस्तिष्क कभी भी हिल सकता था। जैसे ही वह एक चाल चलने वाला था, उसने आकाश और पृथ्वी को कवर करते हुए लाल रंग का एक समुद्र देखा। जो कैंग खून से लथपथ था। ये हुआन ही था जिसने उस पर औषधीय तरल का पूरा टब डाला था। इस बार उसका पूरा शरीर सुन्न था। 1000 चांदी का फूल स्वर्ग और पृथ्वी का एक अत्यंत बहुमूल्य खजाना था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक सामान्य व्यक्ति प्राप्त कर सके। यहाँ तक कि सच्चे आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इससे प्रभावित होंगे, और जो कैंग अभी तक सच्चे आत्मा क्षेत्र में नहीं थे, इसलिए वह इसका विरोध नहीं कर सके। हाँ, बूढ़े आदमी, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मैंने कहा कि तुम मर जाओगे। ये हुआन के हाथ में अचानक एक लंबी तलवार दिखाई दी। स्वीप के साथ जो कैंग का सिर ऊपर उड़ गया। जो कैंग मर गया। टॉप कड़ा सिर जमीन पर गिर गया और खून छत पर गिर गया। गर्दन से अभी भी खून निकल रहा था। यह एक भयानक दृश्य था। 10,000 लाशों की घाटी को देखने के बाद ये हुआन अब ऐसे दृश्य से आश्चर्यचकित नहीं थे। हालांकि इस बार कोई खतरा नहीं था। सौभाग्य से जो कैंग मार्शल पद के 10वें चरण के चरम पर एक मार्शल कलाकार थे। यदि वह सच्चे आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ होता तो ये हुआन की आध्यात्मिक ऊर्जा सच्चे आत्मा क्षेत्र द्वारा तुरंत बिखर जाती। बूढ़े आदमी, तुम मेरे शरीर के बारे में विचार रखने की हिम्मत करते हो। आप वास्तव में अब और नहीं जीना चाहते हैं। जब तुम नरक में जाओ तो अपने दादाजी को मेरा प्रणाम भेजना याद रखो। ये हुआन ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए। हालांकि उसने जो कैंग से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए थे, वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति पर दया नहीं दिखाएगा जिसका चेहरा मानवीय था लेकिन दिल जानवर था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि औषधीय तरल का ये टब बर्बाद हो गया। ये हुआन की कल्पना में 1000 चांदी का फूल एक प्रकार की आध्यात्मिक घास हो सकता है जो बहुत कीमती थी। यदि उसने इसे एकत्र किया तो यह भविष्य में उपयोगी हो सकता है। हालांकि ये हुआन ने उस समय इतना नहीं सोचा और पूरे टब को फेंक दिया, जिससे वह जमीन में समा गया। फिर ये हुआन ने थोड़ी खोज की, लेकिन जो कैंग के शरीर पर कुछ भी अच्छा नहीं मिला। पास में भी कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अच्छी चीजें अन्य स्थानों पर छिपी हुई थी, न कि बिखरते बादल संप्रदाय में। हताशा में ये हुआन केवल जो कैंग और जो ज्ञान के शवों को दफना सकता था और फिर इस जगह को छोड़ सकता था। जो कैंग के पास इंटरस्पेशियल विंग नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि अच्छी चीजों को कहाँ छिपाना है। अगर मैं बिखरते बादल संप्रदाय में लौट भी आऊं तो भी मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। बेहतर होगा कि मैं सीधे साउथ फॉरेस्ट सिटी जाऊं। ये हुआन ने सोचा और एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ गया। वह जो कैंग के बहुत आभारी थे। हालांकि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिला, लेकिन औषधीय तरल के टब के कारण उनकी काया में 30% का सुधार हुआ था। अब उसकी गति बेहद तेज थी। वह जंगल में बिजली के बोल्ट की तरह था। उन योद्धाओं को उनका फिगर भी नहीं दिख रहा था। साउथ फॉरेस्ट सिटी दक्षिण वन क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर था। दक्षिण वन क्षेत्र के द्वितीय श्रेणी के राजकुमार यहीं रहते थे। ऐसा कहा गया था कि दूसरे दर्जे का राजकुमार भी एक सच्चे आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ था। द 100 फ्लावर्स ब्लडलाइन ने ये हुआन की पुनर्प्राप्ति क्षमता में सुधार किया। वह 4 दिनों तक रात भर दौड़ा और अंततः साउथ फॉरेस्ट सिटी पहुंचा। इस समय वह पहले ही साउथ फॉरेस्ट सिटी में प्रवेश कर चुका था और ऑन मनों के स्थान के बारे में पूछताछ कर चुका था। दक्षिण वन क्षेत्र की राजधानी के रूप में दक्षिण वन शहर बहुत समृद्ध था। यहाँ तक कि 1000 गोल्ड सिटी की भी तुलना नहीं की जा सकी। ऑन मनों की सड़क पर ये हुआन ने पहले ही सड़कों पर कई विशेषज्ञों की आभा महसूस कर ली थी। वह अक्सर 8वें क्षेत्र, 9वें क्षेत्र और यहाँ तक कि 10वें क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को भी देख सकते थे। ऑन मनो, ये हुआन को साउथ फॉरेस्ट सिटी में ऑन मनो मिला। प्रवेश द्वार की रखवाली में 2 पहरेदार थे। ये हुआन ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि एक युवक 4 गार्डों के अनुरक्षण में धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। इस युवक ने भव्य कपड़े पहने हुए थे और उसके पीछे के गार्ड लंबे और शक्तिशाली थे। वे स्पष्ट रूप से सामान्य लोग नहीं थे। चूहा, एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। जल्दी से पीछे हटो, मेरे युवा गुरु का रास्ता मत रोको। इससे पहले कि ये हुआन बोल पाता, एक गार्ड चिल्लाया। ये जगह बहुत विशाल थी और ये हुआन अकेला था। यदि यह वाक्य उसके लिए नहीं था तो ये किसके लिए था? कैसी अकड़, मैं कौन हूँ यहाँ खड़े होकर रास्ते में? क्या आप चाहते हैं कि मैं रास्ते से हट जाऊँ? बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन उन पर ध्यान देने में बहुत आलसी था और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसी समय उसकी नज़र नेतृत्व में युवक पर पड़ी। उसने पाया कि इस युवक ने उसे देजावू की भावना दी, जैसे कि उसने उसे पहले कहीं देखा हो। कमीने, क्या तुम बहरे हो? रास्ते से हट क्यों नहीं जाते? गार्ड तुरंत फिर चिल्लाया। कमीने, ये सुनकर ये हुआन को अचानक जानलेवा इरादे का आभास हुआ। ड्रैगन में रिवर्स स्केल होते हैं और जो लोग उन्हें छूते हैं वे नाराज होंगे। वह एक सुरक्षात्मक व्यक्ति था और जिसने भी उसके परिवार को डांटने की हिम्मत की, वह वास्तव में मौत के घाट उतर रहा था। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझसे माफी मांगो। ये हुआन ने आखिरकार अपना मुंह खोला और उसका लहजा ठंडा था। माफी मांगना? गार्ड अचानक हंसा। क्या मजाक है? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसा कहोगे? देखो, अगर मैं तुम्हें घुटनों तक नहीं पीटता। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह बोल रहा था, वह ये हुआन की ओर चला गया। ये हुआन को थप्पड़ मारने के लिए तैयार था। काचा। हालांकि जब वह ये हुआन के सामने चला गया तो अचानक उसके घुटने में दर्द महसूस हुआ और फिर उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। क्या? गार्ड ने दर्द सहा और देखा, केवल ये देखने के लिए कि उसके पैर पहचान से परे मुड़ गए थे और उसके दोनों घुटने पूरी तरह से टूट गए थे। धमाका। एक और दबी हुई आवाज अचानक सुनाई दी और गार्ड फुटबॉल की तरह उड़ गया और 20 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। केवल 9वें स्तर का मार्शल कलाकार मेरे सामने प्रसारण करने का साहस करता है। ये हुआन ने ठंडे दिमाग से उसके दिल में खर्राटे लिए। यदि ये तथ्य न होता कि वह साउथ फॉरेस्ट सिटी में था तो वह गार्ड निश्चित रूप से एक लाश में बदल गया होता। इस दृश्य ने युवक और अन्य 3 गार्डों को भी झकझोर कर रख दिया। कितनी तेज गति है! वह निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान नहीं है। युवक ने मन में सोचा।
फिर उसने तुरंत अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं और कहा, क्षमा करें, मेरे अधीनस्थ का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। उसे सबक सिखाने के लिए धन्यवाद। ओह, ये हुआन थोड़ा आश्चर्यचकित था। उसने इस युवक के बॉडीगार्ड की पिटाई की थी, लेकिन ये युवक बिल्कुल भी नाराज नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें सबक सिखाने के लिए धन्यवाद भी दिया। ये ठीक नहीं लगा। ये हुआन के मुंह खोलने का इंतजार किए बिना युवक ने आगे कहा, यह विनम्र व्यक्ति फैंजिन है, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह भाई कौन है? ये हुआन, चूंकि दूसरे पक्ष ने ईमानदारी से माफी मांगी थी, इसलिए ये हुआन ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। जहां तक उस गार्ड की बात है जिसके घुटने की टोपी उसने तोड़ दी थी, उसे डर था कि उसे अपना शेष जीवन बिस्तर पर बिताना पड़ेगा। ये हुआन, मैंने ये नाम पहले कहाँ सुना है? फैंजिन ने अपने दिल में सोचा और कहा, भाई, क्या आप लॉर्ड ओआंग की तलाश में ओआंग मनो आए थे? उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये हुआन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, भाई, ये को इंपीरियल कैपिटल टूर्नामेंट के लिए यहाँ होना चाहिए। चूंकि यह मामला है, मेरे साथ आओ। फैंजिन मुस्कुराए और चले गए। ये सुनकर ये हुआन को तुरंत समझ आ गया कि उसके सामने इस फैंजिन का भी शायद वही उद्देश्य था जो उसका था। वह मूल रूप से उस टोकन का उपयोग करना चाहता था जो ओआंग मिंग ने उसे प्रवेश करने के लिए दिया था, लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ओआंग मनो के लोग इस फैंजिन को जानते थे और सम्मानपूर्वक उसका स्वागत करते थे। फैंजिन के नेतृत्व में ये हुआन अंततः दक्षिण वन शहर के गश्ती निरीक्षक ओआंग मिंग से मिले। हालांकि इस समय ओआंग मनो के स्वागत कक्ष में अभी भी कुछ आकृतियां थीं। ये हुआन को देखने के बाद ओआंग मिंग तेजी से आगे बढ़े और कहा, ओह, ये हुआन, तुम आखिरकार यहाँ हो। भगवान ओआंग, लंबे समय से नहीं देख रहे हैं। ये हुआन ने सम्मानपूर्वक स्वागत किया, फिर चारों ओर देखा और पाया कि कमरे में मौजूद कुछ लोग लगभग 20 वर्ष के थे। अच्छा, यह अच्छा है कि आप यहाँ हैं। ओआंग मिंग बहुत खुश था। ये हुआन मुस्कुराया, फिर अपनी बाहों से टोकन निकाला और उसे सौंप दिया। हालांकि जब टोकन दिखाई दिया तो कमरे में माहौल तुरंत जम गया। ओआंग मिंग को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फैंजिन सहित उसके आसपास के युवक जम गए। उनमें से कुछ ने तो कुछ शत्रुता भी दिखाए। ठीक है, पहले एक सीट ढूंढो। क्या संयोग है, आप चारों वास्तव में उसी दिन साउथ फॉरेस्ट सिटी पहुंचे? ओआंग मिंग ने कुछ आश्चर्य से कहा। अब ये हुआन ने यह भी अनुमान लगाया कि फैंजिन सहित कमरे में मौजूद 3 लोग शायद शाही राजधानी टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे थे। उन्हें मिलाकर कुल 5 लोग थे। ये हुआन और फैंजिन को भी एक सीट मिली। फिर ओआंग मिंग ने कहा, हालांकि अभी भी एक व्यक्ति है जो अभी तक यहाँ नहीं है। ये ठीक है, पहले अपना परिचय दें। लेक हॉट सिटी के शान परिवार के शिष्य शान ग्युक्सियांग। बीफेंग शहर के गो परिवार के शिष्य गू ही। जेड स्वोर्ड सिटी के जियान परिवार के शिष्य जियांग जियोंगक्सिन। साउथ फॉरेस्ट सिटी के फैन फैमिली के शिष्य फैंजिन। फैंजिन ने अपनी बात समाप्त करने के बाद अपना सिर घुमाया और कहा, भाई, ये अब आपकी बारी है। हालांकि इस समय ये हुआन का चेहरा इतना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंजिन साउथ फॉरेस्ट सिटी के फैन फैमिली से होंगे। ये सचमुच एक छोटी सी दुनिया थी। इससे पहले उसने फैन फैमिली के युवा मास्टर फैन यू को अपन कर दिया था और फिर फैन फैमिली के कुछ विशेषज्ञों को मार डाला था। अब वह फैन परिवार के साथ बैठे थे। ये वास्तव में स्वर्ग की इच्छा थी। हालांकि ये हुआन डरता नहीं था। आखिरकार ओआंग मिंग एक गश्ती निरीक्षक था जो फैन परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने तुरंत अपना परिचय दिया, शेटिंग क्लाउड सेक्ट के शिष्य ये हुआन। ओह, उन चारों को आश्चर्य हुआ। उन्हें आशा नहीं थी कि उनमें किसी संप्रदाय का शिष्य होगा। जहां तक फैंजिन का सवाल है, आखिरकार उन्हें ये हुआन नाम याद आ गया। जब ये हुआन ने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने कहा, शेटिंग क्लाउड सेक्ट के शिष्य ये हुआन, आप ही हैं जिसने फैन यू को पनडू बना दिया है? हाँ, वह मैं हूँ। ये हुआन ने सिर हिलाया। फैंजिन का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा, ओह, और कुछ नहीं कहा। ओआंग मिंग ने कहा, मैंने भी इस मामले के बारे में सुना। आपके फैन परिवार के फैन यू, हालांकि उनकी योग्यता खराब नहीं है, वह आप में से बाकी लोगों की तुलना में बहुत कमजोर हैं। आप चारों लगभग 20 वर्ष के हैं, लेकिन आप पहले ही मार्शल पद के 10वें चरण में पहुंच चुके हैं। जहां तक ये हुआन की बात है, वह 16 वर्ष की आयु में 9वें चरण के शिखर पर पहुंच गया। वह आपके बीच सबसे अच्छी योग्यता वाला व्यक्ति है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, फैंजिन और अन्य लोगों ने तुरंत आश्चर्य से ये हुआन की ओर देखा। 16 साल का, वे चारों मार्शल पद के शुरुआती 10वें चरण में थे। वे 4 महान परिवारों का ध्यान केंद्रित थे। ये हुआन उनसे 4 से 5 साल छोटा था, लेकिन वह उनसे केवल एक चरण नीचे था। ये स्पष्ट था कि ये हुआन की योग्यता उनसे कहीं बेहतर थी। अनजाने में उन चारों ने एक बड़ा दबाव महसूस किया।